नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, छात्रों को न्याय के मुद्दे पर अब नरेंद्र मोदी बेहद बुरी तरह फंस चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 24 दिनों से धरने पर बैठी हुई है और भी बहुत सारे छात्र लगातार जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। सोनम वांगचुक समेत तमाम अनशनकर्ताओं के अनशन को 16 दिन हो गए हैं, लेकिन मोदी सरकार को अहंकार इतना है कि वो इन अनशनकारियों के हाल चाल तक नहीं ले रही है। आपको बता दूं कि आज उद्धव ठाकरे ने बाकायदा सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का साथ देने का ऐलान किया है और राहुल गांधी से भी इस मुहिम में साथ आने को कहा है। वहीं आज दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी सोनम वांगचुक से मिलने पहुंची। इधर राहुल गांधी ने भी एक बड़ा ऐलान छात्रों की गूंज को लेकर किया है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट में लिखा है, क्या कुछ लिखा है आपके सामने रख रहा हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि भ्रष्ट, अन्यायी, पक्षपाती, बेईमान, ये 4 शब्द मेरे नहीं, ये देश के छात्र आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और सच यही है, भारत की शिक्षा व्यवस्था अब एक बेईमान वसूली तंत्र बन चुकी है। जो व्यवस्था बच्चों के भविष्य को तैयार करने के लिए बनी थी, वह आज उन्हें और उनके परिवार को कर्ज, तनाव और निराशा में धकेल रही है। इसी भ्रष्टाचार ने पेपर लीक माफिया को जन्म दिया, जो तैयारी कर रहे लाखों छात्रों को की सालों की मेहनत एक झटके में लूट लेता है। यहां दोषी वेंडर्स और अधिकारियों को मिलती है टेंडर और तरक्की, और सजा किसे मिलती है? छात्रों को, जिन्हें टूटे सपनों के साथ अकेले छोड़ दिया जाता है। मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री ये सब देख रहे हैं और उन्होंने चुप्पी चुनी है, जवाबदेही से मुंह मोड़ लिया है और मीडिया में बस एक लंबा सन्नाटा। अब बहुत हुआ, अब वक्त है शिक्षा में रेवोल्यूशन का। 17 जुलाई देहरादून, मेरे साथ आइए, छात्रों की गूंज को और बुलंद करें। ये कह रहे हैं यहां पे राहुल गांधी। तो कोटा के बाद अब देहरादून में राहुल गांधी की रैली क्या असर दिखाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ज्यादा दिन नहीं है, आज की तारीख आप जानते हैं 13, आज 13 तारीख बीत रही है और आज से ठीक तीसरे दिन यानी 17 तारीख को, 14, 15, 16 चौथे दिन 17 तारीख को राहुल गांधी देहरादून में छात्रों की गूंज करने वाले हैं। वैसे राहुल जंतर मंतर पर जाने की उद्धव ठाकरे की सलाह पर क्या कहते हैं, यह भी अभी देखना होगा। राहुल गांधी की तरफ से उद्धव ठाकरे ने जो कहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने सोनम वांगचुक के अनशन पर बड़ा बयान दिया है। पवन खेड़ा ने, अब तो सांसद भी हैं, राज्यसभा सांसद हैं पवन खेड़ा, मीडिया विंग के इंचार्ज भी हैं। पवन खेड़ा ने अन्ना हजारे के अनशन और सोनम वांगचुक के अनशन की तुलना करते हुए जो कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं यहां पर पवन खेड़ा। सुनिए। To what happened 15 years ago, 14 years ago, when Anna Hazare was sitting on a fast unto death. We were in power, we were in government. I wouldn't say power, we were in government. Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. On the 5th or 6th day of his fast, the government showed a lot of sensitivity and started a dialogue with them. 4th day actually, I was part of that dialogue. Pranab Mukherjee Sahab, Salman Khurshid ji, a lot of our leaders were directly engaging with the team of Anna Hazare. On the 4th day itself, that's the kind of sensitivity our government had shown. Though we were at the receiving end of all the questions, of all the accusations, of all the demands, and why not? Activists have a right to do that, and it's our duty to listen to them. So as part of our duty, we started engaging with them. Not just engaging with them, we asked them to draft the Jan Lokpal bill. And I remember very clearly, on the 10th day of his fast, at night, 11 o'clock, Vilas Rawji Deshmukh, who is no more, went and met him. He was accompanied by me and some other leaders of our party. And the Lokpal bill draft was finalized outside the tent at Ramlila Maidan. Anna Hazare ji, Vilas Rawji Deshmukh and other people of his team. And on the 11th day, his fast ended. Today is the 16th day of Sonam Wangchuk's fast. Have you seen a single representative of the government approaching him? That's the level of insensitivity this government has towards activists.
You saw what they did to the farmers. 750 farmers were killed. They died. You've seen what they did to the NEET activists, the youth. Anybody who asks questions. तो सुन रहे थे आप, बात ज्यादा पुरानी नहीं है और उस समय अन्ना आंदोलन को कवर कर रहे पत्रकारों ने भी देखा है कि किस तरह यूपीए सरकार यानी मनमोहन सिंह की सरकार बार बार अन्ना आंदोलन में चर्चा के लिए दरवाजे खुले रखती थी, लेकिन मोदी सरकार अभी सोनम वांगचुक समेत बाकी अनशनकारियों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। यह दुखद है। लोकतंत्र में विरोध कर रहे लोगों का सम्मान भी सरकार को करना चाहिए, लेकिन इस सरकार की सोच लोकतांत्रिक दिखती ही नहीं है। अभिजीत दिपके ने भी आज मोदी सरकार को अहंकार छोड़ने की नसीहत देते हुए जो कुछ लिखा है, आइए जरा उसे देखिए। अभिजीत दिपके लिख रहे हैं कि अपनी यहां पर साफ साफ कि मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इसे अहंकार की, यहां अपनी गलती मानना कमजोरी की निशानी नहीं है, यह परिपक्वता, जवाबदेही और अपनी गलती सुधारने की इच्छा शक्ति की निशानी है। साफ साफ कह रहे हैं हम बस जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। यहां पर मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इसे अहंकार की लड़ाई न बनाएं, क्योंकि यहां इंसानी जानें दांव पर लगी हैं। यहां साफ साफ कह रहे हैं अभिजीत दिपके कि इसे अहंकार की लड़ाई न बनाएं, क्योंकि यहां इंसानी जानें जो है, इंसान की जान दांव पर लगी हैं। अपनी गलती मानना कमजोरी की निशानी नहीं है, यह परिपक्वता, जवाबदेही और अपनी गलती सुधारने की इच्छा शक्ति की निशानी है। हम बस जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। तो मोदी सरकार को बार बार गलती सुधारने के मौके मिल रहे हैं, लेकिन वो इनकी उपेक्षा कर रही है। अब इस आंदोलन के कारण ही जिस तरह विपक्ष फिर से एकजुट हो रहा है, उसमें आगे जाकर बीजेपी के लिए ही मुश्किल होगी, ये तय मानिए। अब तक माकपा, समाजवादी यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी दलों के नेता अलग अलग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, लेकिन कहीं एक साथ सबने मोर्चा खोल लिया तो क्या मोदी उस विरोध को संभाल पाएंगे, ये उन्हें सोच लेना चाहिए। इधर टीएमसी ने चुनाव आयोग के खिलाफ फिर अपना सख्त रुख दिखाया है। मामला टीएमसी पर ऋतुव्रत बनर्जी गुट के दावे का है, जिसे लेकर तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग को खत लिखकर आग्रह किया है कि ऋतुव्रत बनर्जी गुट को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और संगठनात्मक चुनावों से जुड़े दावों पर जवाब देने के लिए और समय नहीं दिया जाना चाहिए। मामला क्या है आपको बता रहा हूं। आपको बता दूं कि पार्टी के भीतर जारी विवाद 2 जुलाई को उस समय और गहरा गया था, जब ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताते हुए निर्वाचन आयोग का रुख किया था। इस गुट ने कहा था कि उसने 22 जून को आयोजित विशेष अधिवेशन के बाद चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दी थी और संगठन में किए गए कथित बदलावों को मान्यता देने का अनुरोध किया था। और इस दावे के बाद निर्वाचन आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतुव्रत बनर्जी दोनों को खत भेजकर अपना अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने 6 जुलाई को, यानी अभी आज है 13 जुलाई, आज से सप्ताह भर पहले 6 जुलाई को अपना जवाब दाखिल कर दिया, जबकि ऋतुव्रत बनर्जी के गुट को जवाब दाखिल करने के लिए 10 जुलाई की शाम 5:30 बजे तक का अतिरिक्त समय दिया गया। अब ममता बनर्जी ने 12 जुलाई को, वो 10 जुलाई की बात है, 12 जुलाई को यानी कल, बीता हुआ कल, निर्वाचन आयोग को, यानी चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन कह लीजिए, उसको लिखे हुए खत में कहा है, चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी ने और कहा है कि 10 जुलाई बीत जाने और उसके बाद करीब 2 दिन गुजर जाने के बावजूद ऋतुव्रत बनर्जी की तरफ से इस संबंध में कोई जवाब हमें नहीं भेजा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि 10 जुलाई के बाद 48 घंटे और बीत जाने के बावजूद आपका कार्यालय पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है, जिससे ऋतुव्रत बनर्जी को और अवसर मिल रहा है और ये उनके दुर्भावनापूर्ण मकसद के प्रति आपके झुकाव को दर्शाता है। ममता बनर्जी ने कहा है आगे कि इसीलिए मैं आग्रह करती हूं कि मेरी ओर से दाखिल जवाब पर शीघ्र विचार किया जाए तथा ऋतुव्रत बनर्जी को कोई और समय नहीं दिया जाए।
तो चुनाव आयोग को दिए अपने जवाब में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने बागी गुट के दावों को खारिज करते हुए कहा था कि पार्टी के संविधान के अनुसार संगठन की विभिन्न समितियां वर्ष 2027 तक वैध हैं, यानी टीएमसी पर अपना हक ममता बनर्जी नहीं छोड़ेंगी। ये बात साफ है। जिस तरह चुनाव आयोग बागी गुट को जवाब देने के लिए ज्यादा दिन दे रहा है, उससे उसके पक्षपाती रवैये पर सवाल उठेंगे ही। लिहाजा अपनी साख बचाने के लिए चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, यह देखना होगा। कुल मिलाकर नजर आ रहा है कि इस समय अकेले मोदी ही नहीं बल्कि बीजेपी और उसका साथ देने वाली संवैधानिक संस्थाओं पर भी संकट खड़ा हो गया है। क्या मोदी अपने साथ सबको फंसाएंगे? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी को उद्धव ठाकरे की जो सलाह है, क्या उसे राहुल गांधी मानेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल इन सब के बीच कि कैसे विपक्ष एकजुट होकर नई रणनीतियों पर काम कर रहा है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। चलेंगे उधर भी जंतर मंतर पे। आज मंडे है, सोमवार का दिन है, लेकिन आज भीड़ भाड़ ज़्यादा है। अमूमन वर्किंग डेज में भीड़ कम होती है, लेकिन आज ज़्यादा। उसके क्या मायने हैं, ये सब समझेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। फिर प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं और सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। उधर जंतर मंतर से हमारे साथी इकरार जुड़े हुए हैं। इकरार के पास सीधे सबसे पहले जाना चाहता हूं। इकरार थोड़ा दूर है, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड में साउंड जो है इतनी आती है कि इकरार की आवाज़ दब जाती है। तो हमने ही आग्रह किया था कि थोड़ा सा आप दूर रहिए ताकि बैकग्राउंड की आवाज़ कम आए और इनकी आवाज़ ज़्यादा आए, आप लोगों तक उनकी पूरी बात हम पहुंचा पाएँ। इकरार ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि आज मंडे है और आज सबसे पहले तो तिरपाल को लेकर आज फिर से बवाल मचा। आज फिर हाथ जोड़ते हुए नजर आए अभिजीत दीप के। आज पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी भी पहुंची थी, उनके साथ और भी लोग पहुंचे थे। और कौन कौन लोग आए, ये बताइए। आगे की रणनीति क्या है? आज 16वां दिन है भूख हड़ताल के। कहा यह जा रहा है कि एक बार तो गिर गए, उठ नहीं पाए। सोनम वांगचुक स्टेज पे ही वो उठना चाहते, उनको डॉक्टर्स ने उठाया और उनकी हालत नाजुक होती जा रही है। और लोग हैं उधर, नेहा बोरा हैं जो आयशा की चीफ हैं, और भी कई लोग हैं जो किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो सब भी लगभग 25 लोग वहाँ धरना प्रदर्शन और खासकर आमरण अनशन पर बैठे हुए जो 25 लोग हैं, उनके क्या हालात हैं, ये सब बताइए। और ये आंदोलन, और अभी इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक इनके बीच आया है या नहीं आया है, ये बताइए। जी राजीव जी, देखिए जैसा 16वां दिन है आज अनशन को लेकर, और लगातार जिस तरह से सोनम की जो तबीयत है वो लगातार खराब हो रही है। उनका शुगर लेवल अगर हम बात करें तो 72 पर हो गया। डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि अगर आपका 60 के आसपास शुगर लेवल पहुंचता है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। एक छात्र है दीपक, जिनकी आज अचानक तबीयत खराब हो गई, जो कि अनशन पर बैठे थे सोनम वांगचुक के साथ ही, उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। वहीं जो पहले जो आयशा की जो एक छात्रा थी दानिश, वो उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी, उनको एडमिट कराया था, लेकिन वो दोबारा यहाँ प्रोटेस्ट स्थल पर पहुंची है और फिर से वो धरना उन्होंने शुरू किया। तो लगातार राजीव जी, जिनकी क्योंकि 16वां दिन है, आप समझ सकते हैं कि इस उमस भरी गर्मी जो दिल्ली के अंदर है उसमें कितना मुश्किल है। तो वहीं अगर हम बात करें जो तिरपाल का जो विवाद जो शुरू हुआ था, वो दरअसल क्या है, क्योंकि 16वां दिन सोनम को लगातार भूख हड़ताल का हो गया, तो ऐसे में जो आदमी को थोड़ा प्राइवेसी की थोड़ी जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है अगर आदमी कोई खाता पीता नहीं है। तो हमने कई विजुअल्स में भी देखा, हमने भी कल एक विजुअल जो चलाया था उसमें देखा किस तरह से सर पकड़कर वो बैठे थे, तो लगातार उनको तकलीफ हो रही थी। तो इसलिए मंच के जो, अगर हम मंच की तरफ फेस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक तिरपाल लगाई गई थी येलो कलर की, ताकि उनको एक सेपरेट मिल सके और थोड़ा सा उनको ये फील हो सके कि वो अकेले हैं। लेकिन उसका दिल्ली पुलिस ने विरोध किया। विरोध दिल्ली पुलिस ने इसलिए किया उसका क्योंकि वहीं पर कैमरे लगाए हुए हैं राजीव जी, एक जो खंबा है वहीं पे कोने पे, उस कैमरे से सोनम वांगचुक की हर हरकत पर, हर
जो उनकी पे जो है वो दिल्ली पुलिस ने नजर रखी है। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस ने बल्कि जो तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो, क्योंकि एनडीएमसी का इलाका है राजीव जी, एनडीएमसी का हर चप्पा चप्पा जो है उस पर निगरानी रखी जाती है। ये सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं है, बाकी दिल्ली के पूरे इलाके, क्योंकि जो एनडीएमसी में एक सेंटर बनाया गया है जिसमें जो पूरा एनडीएमसी का इलाका राजीव जी, वहाँ कोई ऐसा डार्क स्पॉट नहीं है जहां से एनडीएमसी में मॉनिटरिंग ना होती हो। तो क्योंकि यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है इसलिए यहाँ ज्यादा खुद उनके कैमरे भी काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की जो 20 से ज्यादा जो फोटोग्राफ और जो वीडियो बना रहे हैं वो टीम मौजूद है। उसके साथ जो है जो सिविल वर्दी में जो है वो पुलिस वाले मौजूद है। तो इस तरीके से लगातार नजर रखी जा रही है। ना सिर्फ सोनम वांगचुक पे कौन यहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और सामने जब हम एंट्री करते हैं तो फेस स्कैनिंग लगाई गई है कि दिल्ली पुलिस की जो बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो दिल्ली पुलिस इस्तेमाल करती है, एयरपोर्ट पर इस्तेमाल करती है, वो टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी तमाम जो भी लोग आ रहे हैं उनकी पूरी स्क्रीनिंग की जा रही, स्क्रीनिंग की जा रही है कि कौन कहाँ से क्या आ रहा है। और अमूमन हमने देखा राजीव जी, मंडे को थोड़ी भीड़ यहाँ कम होती थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि भीड़ जो है वो संडे से तो कम है, लेकिन बाकी दिनों के अगर हम मंडे की बात करें उससे ज्यादा है। दरअसल ये इसलिए भी ऐसा मुझे लग रहा है कि बार बार जिस तरह से अभिजीत दीप के लोगों से अपील कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन इस धरने को हो गए, तो ऐसे में धरना ऐसा ना हो कि नीरसता की ओर चले जाए, इसीलिए तमाम यहाँ पे कार्यक्रम किया जाता है। छात्र जो है, जैसे कल छात्रों ने जो है जनता अदालत लगाई थी, कि इसी तरीके से कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ नाटक और ये सब किए जा रहे हैं। अभी मेरे से कुछ देर पहले ही सोनम वांगचुक ने करीब 5 बजे फिर मंच से लोगों को संबोधित किया और कहा कि अब हमारा जो मेन फोकस है वो 20 जुलाई को है, और 20 जुलाई को इतनी भीड़ यहाँ पर लेकर आनी है कि जो सरकार है, जो गूंगी बहरी सरकार है सत्ता में, वो अपने आप में वो जाग जाए। इतनी भीड़ हमें लेकर आनी है, हमें इकट्ठा करनी है, ताकि ये जो जंतर मंतर की भीड़ कुछ भी नहीं है, पूरी भीड़ जंतर मंतर पर होनी चाहिए, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर होनी चाहिए, पार्लियामेंट का घेराव करना चाहिए। यानी छात्रों को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। तो इस सब के लिए अब लगातार जो है टीमें वो बनाई गई है, और वो टीम लगातार लोगों से संपर्क कर रही है। आज जब आतिशी आई, क्योंकि जंतर मंतर पर राजीव जी जो इस प्रोटेस्ट के बगल में ही अन्य प्रोटेस्टों को, जो कि छोटे प्रोटेस्ट होते हैं, वो जिनको पुलिस समझती है कि अनुमति देनी चाहिए, उनको दे देती है। तो एक जो गोवा में कार्यक्रम, गोवा में कुछ गांव के लोग हैं जिनको सरकारी जो प्रशासन है उनको उजाड़ने की, उसको लेकर एक प्रोटेस्ट था जिसमें आतिशी पहुंची थी, और उसके बाद में वो दीप्के के मंच पर भी गई और वहां से भी लोगों को संबोधित किया। उनके साथ तमाम जो जितनी भी, जैसे पूर्व मेयर जो दिल्ली की रही है वो भी मौजूद थी, उनके साथ जो विधायक है, मौजूदा विधायक है, वो भी मौजूद थे। यानी लगातार अब राजीव जी प्रोटेस्ट को जो है, जो एक तरह से पहले आम आदमी पार्टी जो बस्ती नजर आ रही थी, बार बार बीजेपी निशाना का साध रही थी कि ये बीजेपी, ये आम आदमी पार्टी की बी टीम है, तो उस समय जिस समय आम आदमी पार्टी ने थोड़ी दूरी बना ली थी, लेकिन अब खुल के जो है वो आम आदमी पार्टी बिल्कुल सामने आ गई है, कि उन्होंने कहा कि छात्रों के मुद्दे हैं। लगातार संजय सिंह यहाँ पहुंच रहे हैं, लगातार संजय सिंह बयान भी दे रहे हैं, मीडिया में भी बयान दे रहे हैं कि किस तरीके से सरकार सोनम वांगचुक जैसे शख्स की जो है अनदेखी कर रही है। जी यहाँ पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मामला सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं। अब देखिए, आप पहले दिन से यहाँ आयसा यानी सीपीआई एमएल वाले, यानी एमएल है, सीपीएम है, सीपीआई है, सब यहाँ पे है। इसके बाद टीएमसी के लोग आए, टीएमसी की सांसद, 2 सांसद यहाँ पहुंची, महुआ मोइत्रा पहुंची, सागरिका घोष पहुंची। आपने देखा अब तो उद्धव ठाकरे ने पूर्ण रूप से समर्थन का आह्वान कर दिया है, और राहुल गांधी से भी उन्होंने आह्वान किया है, उनको सलाह दी है कि आपको भी जंतर मंतर पे पहुंचना चाहिए। तो ये अब, लेकिन दूसरी बात यहां आपसे समझना चाहता हूं, कल हम लोगों ने बात की थी, एथेनॉल को लेकर भी यहां प्रदर्शन हुआ था। एथेनॉल गाड़ियों में E20 और बहुत परेशानी में हैं, और जिन लोगों के पास चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ये और खासकर जो मिडिल क्लास है वो काफ़ी परेशान है। इसका भी कोई यहाँ पर असर दिखाई देता है क्या? एक तरफ तो ठीक है, धरना प्रदर्शन जो है शिक्षा व्यवस्था और नीट पेपर लीक, नीट न कहें, पेपर लीक कह सकते हैं, पेपर लीक के खिलाफ यहाँ आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई दे रही है। आपने एक साधु से भी बात करवाई थी जो आए थे, वहां से, अयोध्या से आए थे, जो चढ़ावा चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। इसलिए आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यहां पर अलग अलग मंचों से आए हुए लोगों में क्या एथेनॉल वाले लोग भी दिखाई दे रहे हैं, उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है? क्योंकि कल यहां पर तहसीन पूनावाला थे यहां पे, जिनसे बातचीत हुई थी अपनी, तो इसलिए समझना चाहता हूं आपसे कि क्या ये आवाज भी आ रही है एथेनॉल पे?
देखिए राजीव जी, जैसा हम चर्चा करते रहे हैं, लगातार एथनॉल हो, चाहे मंदिर में चंदा चोरी की बात हो या अन्य पेपर लीक की बात हो, लगातार ये अब मंच ऐसा बन चुका है जिससे लगातार जो है वो सरकार की और निशाना साधा जा रहा है। और निशाना इसलिए साधा जा रहा है क्योंकि सरकार की कमियां हैं और उन कमियों को गिनाया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं उनकी लगातार, और किस तरह से जो पेपरों में धांधलियां हो रही हैं उसकी बात यहाँ उठ रही है। एथनॉल जो राजीव जी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसका लगातार न सिर्फ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है बल्कि वो लोग भी अब शामिल हो रहे हैं जो कि इससे पीड़ित है, यानी जिन लोगों की इनसे गाड़ी खराब हुई थी। राजीव जी, शायद आपकी गाड़ी भी E6 है, जो वो पेट्रोल से शायद आपकी डीजल से चलती है, लेकिन जो भी गाड़ी जो है 6 वाली, वो सभी गाड़ी के जितने भी जो उपभोक्ता है जो कार चलाते हैं वो सब परेशान है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सबसे ज्यादा मुद्दा जो है कांग्रेस के बाद अगर कोई उठा रहा है तो आम आदमी पार्टी उठा रही है। उन्होंने बाकायदा जिस तरह से जो नेशनल मीडिया सेंटर है वहां कुछ बड़ी कंपनियों के सीईओ को बुलाया गया था, जो कि तमाम मारुति सुजुकी से लेकर तमाम जो बड़ी कंपनियां, और उनसे ये कहलवाया गया था कि आपकी गाड़ी सुरक्षित है, E20 पेट्रोल से आपकी गाड़ी को कोई खराबी नहीं है। उसी के अगले दिन अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हीं कंपनियों के मैनुअल सबके सामने ला दिए, जिसमें खुद इसने गाड़ी कंपनियों ने ये माना हुआ था, जो जब गाड़ी आप नहीं खरीदते तो एक मैनुअल दिया जाता है कि आपकी गाड़ी के साथ आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किस तरीके से गाड़ी को हैंडल कर सकते हैं। उस मैनुअल में राजीव जी आज तक भी ये लिखा है कि E10 से ज्यादा आप लोग इसमें जो है वो पेट्रोल नहीं यूज कर सकते, यानी E10 से 10% मिलावट की बात खुद कंपनियां मान रही है। और वहीं सरकार के दबाव में किस तरह से वो यहाँ बयानबाजी कर रहे थे, खुद मीडिया सेंटर में उन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरीके से जो है वो आए। तो वहीं अब जो ये ग्रुप है राजीव जी, जिनके पास E20 पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं जिनमें डलती है, वो सब लग्जरी गाड़ियां जो है वो है। अब लग्जरी गाड़ी 50 लाख 1 करोड़ की, और ये वही लोग हैं राजीव जी जो पहले बहुत ज्यादा भक्ति में लीन थे, अब उनकी आंखें खुल गई हैं। कल जब तहसीन पूनावाला आपसे बात कर रहे थे, उन्होंने बताया था जो उनके साथ शख्स खड़े थे वो पहले बीजेपी के कट्टर समर्थक थे और उनकी खुद की गाड़ी खराब हुई। वो ऐसे 10 लोगों को यहाँ पर लेकर आए थे जिनकी गाड़ियां E20 पेट्रोल के कारण खराब हो रही है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर है वो डैमेज हो रहा है। अब मर्सिडीज का अगर एक फ्यूल इंजेक्टर राजीव जी खराब होता है तो उसकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए है। आप समझिए कि पहले 50 लाख 60 लाख की आदमी गाड़ी लेकर आए, उसके बाद फ्यूल इंजेक्टर लगातार उनके खराब हो रहे हैं, उनकी जो है वो गिर रही है। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, ना सिर्फ जंतर मंतर बल्कि तमाम जो सोशल मीडिया वहां पर भी ये लगातार मुद्दा उठ रहे हैं। यहाँ लगातार लोग आ रहे हैं, इसी को लेकर आ रहे हैं कि किस तरह से जो सरकार मौजूदा जो सरकार की नीतियां हैं वो किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है, चाहे E20 का मामला हो, चंदा चोरी का मामला हो, क्योंकि मंदिर जो आस्था है, राम मंदिर में बहुत लोगों की आस्था है। यहाँ बाबा आज भी है और आज भी वो इसी बात को हर मीडिया मंच पर इसी बात को कह रहे हैं कि मैं जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे तब तक मैं लगातार यहाँ आपके साथ में धरने पर बैठे रहूंगा। यानी लीक, पेपर लीक की तो बात ही है, उसके साथ साथ बाकी जो लोग विभिन्न मुद्दे हैं वो लगातार इस मंच से उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेपर लीक से लेकर E20 से लेकर होते हुए चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, ये तमाम मामले, अब इन तमाम परेशानियों के लिए कोई एक स्थान है जहां पर जाकर आप अपनी बात रख सकते हैं, कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, वो जंतर मंतर है। ऐसे भी जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन का एक ठिकाना है और इस वक्त वो जागृत रूप में दिखाई देता है, यानी एक्टिव रूप में दिखाई दे रहा है। और क्या यहां से आवाज जो है वो नरेंद्र मोदी के कानों तक जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक कुछ भी यहां से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जरा जल्दी से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं, आपके पास आ रहा हूं, फिर प्रशांत जी आपके पास भी जल्दी आता हूं, आप बने रहिए हमारे साथ इकरार। स्वामी जी, क्या यह आवाज जा रही है वहां तक? देखिए, एक सबसे बड़ी बात, यह चर्चा का विषय होना चाहिए कि क्या इतनी सारी बातों में कहीं नरेंद्र मोदी डायरेक्ट घिरते हुए नजर आते हैं? जंतर मंतर पे पेपर लीक के मामले में 25 लोग अगर हंगर स्ट्राइक पे हैं तो वो इस्तीफा नरेंद्र मोदी का नहीं बल्कि इस्तीफा देश के शिक्षा मंत्री का मांग रहे हैं। E20 की बात है तो हरदीप पुरी और गडकरी का नाम आ रहा है, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं आ रहा है। चढ़ावा चोरी में भी नरेंद्र मोदी नहीं है, वहां चंपत राय से लेकर टिन्नू यादव, कौन कौन क्या, ये सारे नाम आ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी झोला उठाते हैं और पिछले 57 दिनों में 11 देशों की यात्रा कर लेते हैं। जब भाषण दिया था उन्होंने कि 1 साल तक विदेश मत जाना, 11 देशों की यात्रा कर चुके हैं वो।
21 दिन बाहर रहे विदेश में, अभी लौट के आए हैं, हो सकता है कुछ दिनों में फिर चले जाएं। तो अगर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं हैं और यही लोग हैं, उनके मातहत काम करने वाले लोग ही जिम्मेदार हैं, तो बढ़िया है, सबसे बल्ले बल्ले है नरेंद्र मोदी जी की, कोई चिंता ही नहीं है, यही माना जाए। स्वामी जी देखिए राजीव जी, वास्तविकता यह है कि यही एक सब लोगों के आंदोलन की, जो जंतर मंतर का आंदोलन है, इसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न मानते हुए, स्वामी जी आप गुजारिश है कि आप रिकनेक्ट कीजिए, क्योंकि आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, रिकनेक्ट कीजिए। तब तक जल्दी से प्रशांत टंडन जी के पास आता हूं। प्रशांत जी, यही सवाल आपके पास भी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। दो बड़े मुद्दे इस वक्त देश में हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी जिसके जिम्मेदार है, आरएसएस जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, वो है राम मंदिर का चढ़ावा चोरी। और दूसरा जो लगातार पेपर लीक है, फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी सिचुएशन है, वो सब चीज़ें E20 है, तमाम चीज़ें। हम लोग जानते हैं राजीव जी कि ये सरकार चलती कैसे है। ये सरकार बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड, नरेंद्र मोदी चलाते हैं इसको, किसी मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं है। तो इस्तीफा या जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। और अब पार्लियामेंट सेशन आ रहा है, तो ये दो बड़े मुद्दे, तीन बड़े मुद्दे पार्लियामेंट में जाने वाले हैं। कांग्रेस में अभी तक राहुल गांधी ने चढ़ावा चोरी पर कोई बयान नहीं दिया है, न मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर इस पर बात कर रहे हैं, पार्टी बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता इसमें नहीं आए हैं। मेरा मानना है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को, राहुल गांधी को, खड़गे जी को राम मंदिर के मुद्दे पर आना चाहिए और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, क्योंकि आपने पार्लियामेंट में अनाउंस किया था ये ट्रस्ट। आप वहां बैठे हुए थे प्राण प्रतिष्ठा की पूजा में, कैमरों के सामने। आपके सरकार ने इसका गजट लागू किया था। आप ही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और करीबी लोग ट्रस्ट में हैं, और नृपेंद्र मिश्रा जो है कंस्ट्रक्शन कमेटी के अध्यक्ष थे। तो पूरा का पूरा जो इन्वॉल्वमेंट है और जिम्मेदारी है, वो कोई चंपत राय की नहीं होगी। आप क्या कर रहे थे, आपको नहीं मालूम था? आपके पास एजेंसीज हैं दुनिया भर के, आप ईडी और सीबीआई की रेड मारते रहते सब जगह। आप कहते हैं कि ड्रोन से मैं खबर लेता रहता हूँ सारे देश की, तो आपको खबर नहीं लगी कि ये चढ़ावा चोरी हो रहा है मंदिर में? खबर तो लगी होगी। अगर अखिलेश यादव खबर है और प्रधानमंत्री में खबर नहीं है, तो फिर तो आईबी डायरेक्टर को बुला के पूछना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हो। अपोजिशन के नेताओं के पास खबर है कि मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रही है और आपको खबर नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। अब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में एसआईटी जो योगी सरकार ने बनाई है, उनसे रिपोर्ट मांग ली सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट इसमें वो जो याचिकाएं हैं वो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते होंगे कि सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, योगी जी के पास से हट जाए। तो इसमें जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार का, मोदी और अमित शाह का, आरएसएस का, कांग्रेस को इससे बढ़िया मौका अपोजिशन को नहीं मिलेगा। इस कॉन्ट्रडिक्शन का लाभ उठाएं और इस बड़े मुद्दे को बोले, क्योंकि अब देखिए ये मुद्दा आम जनता उठा रही है। ये मुद्दा पहली बार साधु संत इसके खिलाफ हो गए हैं। शंकराचार्य तो पहले से ही बोल रहे थे मंदिर के प्रशासन और ट्रस्ट के खिलाफ, तो शंकराचार्यों को बुलाया नहीं गया, शंकराचार्यों ने बायकॉट किया था। ये सारी बातें हैं और अब पार्लियामेंट में इसको ले जाने की इसका काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोदी सरकार, मोदी जी व्यक्तिगत तौर पे गिरे हुए हैं। को फंदे पे लटका के कुछ नहीं होगा। चंपत राय तो एक मोहरा है। और एक आरजेडी की पिटीशन गई है, उसमें तो ये भी पूछा गया है कि इस राम मंदिर में विदेशों से चंदा कहाँ कितना आया है, किसने दिया है, इसकी भी जानकारी दें। तो ये सब बातें हैं। अभी इसमें कांग्रेस को नए सिरे से इसकी पार्लियामेंट की स्ट्रेटजी ड्रॉ करनी चाहिए
और नीट के पेपर लीक के मामले में, छात्रों के मामले में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी शुरू से है, काफ़ी आगे है, काफ़ी बढ़ चढ़ के उन्होंने इस पे बयान दिए हैं, आंदोलन किए हैं, लगातार किए हैं। कोटा में राहुल गांधी ने किया था, अभी आपने बताया कि देहरादून में करने जा रहे हैं। पटना का भी एक था प्रोग्राम, मुझे मालूम नहीं कि पटना का क्या हुआ। पटना का कैंसिल हो गया है, पटना कैंसिल हो गया है वहाँ पर उपचुनाव के कारण, लेकिन देहरादून में है 17 को। जी, तो राहुल गांधी इसको आगे लेके चल रहे हैं। फिर जो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए जंतर मंतर पे, उनको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कांग्रेस को इसमें इन्वॉल्व करे, इंडिया गठबंधन को इन्वॉल्व करे। अगर उद्धव ठाकरे ने इंडिकेशन दिया है तो ये बड़ी बात है, उनको इनिशिएटिव इनको लेना चाहिए, क्योंकि आप, सबसे बड़ी बात है कि आपका मुद्दा पार्लियामेंट में जाएगा तब वो एम्पलीफाई होगा। तो कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से कर ही रही है, इन लोगों को भी एक अपील करनी चाहिए। जैसे अभी इकरार बता रहे थे कि वह लगातार जो है लोग आ रहे हैं, तो अब ये भी बात नहीं है कि यहाँ पे इस मंच पे पॉलिटिकल पार्टी के लोग वर्जित हैं। ये तो नहीं है किसान आंदोलन के तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ आ रहे हैं। वामपंथी पार्टी के लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वामपंथी बच्चे बैठे हुए भूख हड़ताल पे, वो अपने यूथ विंग से मिलने आ रहे हैं, लेकिन बाकी लोग भी आ रहे हैं। तो अगर बाकी लोग आ रहे हैं तो इन लोगों की कमेटी को कांग्रेस की अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में मामला जाएगा तब वो एम्पलीफाई होगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जब मामला पार्लियामेंट में जाएगा। लेकिन मामला पार्लियामेंट में कब जाएगा? हालांकि 20 तारीख ज्यादा दिन नहीं है, 20 तारीख से पार्लियामेंट की शुरुआत हो रही है, मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। क्या तब ये मामला पहुंचेगा वहां, एम्पलीफाई होगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यहां यही है कि आखिर हर जगह नरेंद्र मोदी बाहर हैं, और नरेंद्र मोदी अगर बाहर हैं तो क्या इसीलिए मोदी सरकार इतनी इस बारे में, इस पूरे मामले को, चाहे वो एथेनॉल 20 का मामला हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे चढ़ावा चोरी का मामला हो, इन मामलों पर कोई ध्यान नहीं है। और खासकर जंतर मंतर पर आज 16वां दिन, और 16वें दिन भी और इस ढंग से कोई, जबकि याद कीजिए स्वामी जी कि अन्ना आंदोलन के समय चौथे दिन स्पेशल पार्लियामेंट, स्पेशल सेशन बुलाया गया, और उसके बाद, उससे पहले जो कुछ हुआ, लगातार इस पर चर्चा होती रही, लगातार सरकार कांटेक्ट में रही, बातचीत का दरवाजा खोल के रखा। अन्ना हजारे अकेले हंगर स्ट्राइक पे थे। 12वें दिन जाकर बातचीत बिल्कुल फाइनल हो गई और 13वें दिन हंगर स्ट्राइक खत्म। और यहां तो आज 16वां दिन बीत गया, कुछ नहीं, कोई किसी तरफ से किसी ढंग की कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं सरकार। क्या ऐसे देश चलता है स्वामी जी? राजीव जी, देश तो ऐसे नहीं चलता, लेकिन मैं एक निवेदन हूं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में दे रहा हूं। जो प्रशांत जी ने बात कही उसको एक देखिए, सही है कि जो आंदोलन जंतर मंतर के हो रहा है, या ये गैर राजनीतिक नहीं रह गया, इसमें हर पार्टी के लोग आ रहे हैं, इसमें कांग्रेस, एनसीपी, आम आदमी पार्टी की आए। दूसरी बात ये भी बिल्कुल सिद्ध है कि अलग लड़के इस लड़ाई को आप नहीं जीत सकते। नहीं आ रही है आपका वीडियो काफी डाउन है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है, कुछ है। प्रशांत जी कुछ कह रहे हैं क्या? प्रशांत जी कुछ सलाह दे रहे हैं आप? रिकनेक्ट कर लें। एक बार फिर रिकनेक्ट कीजिए स्वामी जी। हाँ, एक बार फिर कीजिए, एक बार फिर कीजिए। तुरंत आता हूँ, आप जैसे करेंगे तुरंत आपके पास ही आता हूँ। तब तक एक कमेंट लेता हूँ उधर जंतर मंतर से। इकरार, ज़रा ये बताइए कि 16 दिन हो गए और कुछ भी नहीं, किसी तरह की, क्या पुलिस की तरफ से भी कोई बातचीत? चलिए सरकार नहीं, पुलिस तो वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस है। स्वामी जी अभी आप ठीक दिख रहे हैं, अभी अटकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, अपनी बात आगे बढ़ाइए, फिर आता हूं इकरार। देखिए राजीव जी, एक बात तो देखिए, निर्विवाद सत्य है कि ये इतनी निरंकुश सरकार है जिनके पीछे पूंजीपतियों का हाथ है, संवैधानिक संस्थाओं का हाथ है, एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ है, इनके अंधभक्त इनके साथ हैं, और पूरी मशीनरी इनके साथ है। इनसे लड़ने के लिए आवश्यक है सब लोग एकत्रित होके और एकजुट होके इनके खिलाफ लड़ाई लड़ें। अच्छा, ये बात बिल्कुल प्रशांत जी ने सही कही और मैं इसको एक्सटेंड करता हूं। अब ये जंतर मंतर का आंदोलन जो है गैर राजनीतिक तो रह नहीं गया, क्योंकि सभी राजनीतिक दल के लोग इसमें आ रहे हैं।
तो मेरा एक आइडिया है, हो सकता है सही हो गलत, आई डोंट नो, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये डिक्लेयर क्यों नहीं कर देती कि ये भी इंडिया गठबंधन का पार्ट बनेगी और युवाओं, क्योंकि देखिए मकसद सबका एक है। आज के तारीख में हिंदुस्तान की जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी लोग जो भारत के लोकतंत्र संविधान के लिए चिंतित हैं, सब ये मानते हैं कि आज के तारीख में सबको एकत्रित होकर राजनीतिक गैर राजनीतिक के भाव को छोड़कर इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी। देखिए एक बात तो मैं ये मानता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, आज के तारीख में जो भी इंडिया गठबंधन के अंदर नहीं है वो वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये मेरा मानना है, जरूरी नहीं सब लोग इससे सहमत हो। ये भी बात बिल्कुल सही, आपको पता होगा देहरादून के अंदर जो राहुल गांधी की मीटिंग होने वाली है उसमें 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आप कांग्रेस को इग्नोर करके आंदोलन, और यह बात सिद्ध हो गई है कि सोनम वांगचुक जो बेचारे 14-15 दिन को भूख हड़ताल पे हो गए हैं, इतने ज्यादा 16 दिन बीत गए, 16वां दिन 16 दिन जी। तो इसका माने राजीव जी, सोनम वांगचुक जैसा एक विश्व प्रख्यात व्यक्ति जो इंटरनेशनल अवार्ड से सुशोभित हो चुका है, उसकी जान की कीमत भी सरकार को नहीं है। अच्छा ये भी बात सही है कि जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस प्रकार का रेला आएगा वो रेला भी नहीं आ रहा है। तो क्या ये उचित नहीं है अपने छात्रों के हित में, अपने किसानों के हित में, अपने श्रमिकों के हित में, अपने कार ओनर्स के हित में, अपने राम भक्तों के हित में कि कॉकरोच जनता पार्टी ये डिक्लेयर कर दे कि आज से हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। उसके बाद देखिए वास्तविकता यह है कि जो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, हम लोग भी इसलिए चिंतित रहते हैं, इसलिए परेशान होते हैं, इसलिए विश्लेषण करते रहते हैं जंतर मंतर को, मैं कम से कम करता रहता हूं, क्योंकि उस आंदोलन से लगा था कि वो आंदोलन प्रायोजित था और उसको हाईजैक कर लिया गया था और बाद में कुछ लोग चीफ मिनिस्टर बन गए थे और कुछ लोग मिनिस्टर बन गए थे और एंटी बीजेपी वोट को उन्होंने डिवाइड करने का प्रयत्न किया था। मैं ये मानता हूं कि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जिसे चुनाव आयोग का पूरा समर्थन है, उसे टक्कर देने के लिए हिंदुस्तान के हर आदमी को, हर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को या नॉन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आदमी को एकत्रित होना पड़ेगा। और उसके लिए आज के तारीख में एक संगठन है जिसका नाम है इंडिया गठबंधन। उद्धव ठाकरे ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि दिल्ली के अंदर लड़ाई लड़ी जा रही है, दिल्ली के आसपास के एरिया में अगर कोई लड़ाई में योगदान दे सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है और वो कांग्रेस पार्टी है। वास्तविकता में आज की तारीख में एक प्रकार का ये समुद्र मंथन हो रहा है जिसमें पता चलेगा अमृत किधर जाएगा, किसके पास जाएगा और जो विष है वो किसके पास जाएगा। लेकिन इस लड़ाई में जो भी एकत्रित होकर सम्मिलित होकर लड़ाई नहीं लड़ रहा है, क्योंकि देखिए लड़ाई बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये संवेदनहीन लोग हैं, ये हृदयहीन लोग हैं। ये अगर किसी की बेचारे की आत्महत्या भी हो जाएगी, अगर यहाँ पे किसी की बलिदान भी हो जाएगा, जैसे किसानों के साथ बलिदान उनके हुए, इन पे जू नहीं रहने वाली है। ये बिल्कुल हृदयहीन लोग हैं। तो ऐसे समय में मैं तो ये निवेदन करता हूं सबसे, फॉर दैट मैटर, ये कहना कि राहुल गांधी इनको समर्थन दे दें, वो इनके पास आ जाए, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। कांग्रेस जनता पार्टी को और जंतर मंतर में बैठे हुए लोगों को ये कह देना चाहिए कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं हमारे साथ आ जाए। और अगर आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में नहीं आती है, इसका माने उनके भी मोटिव पे मुझे संदेह होता है। इसलिए आज के तारीख में आम आदमी पार्टी का भी कर्तव्य बनता है, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि एक गठबंधन जो बना हुआ है, जो ऑलरेडी है, जो ऑल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का गठबंधन है, सब लोग उसको ज्वाइन करें, सब लोग इकट्ठा हों। लेकिन मैं जानता हूं 20 तारीख को अगर कांग्रेस जनता पार्टी केवल अपने बल पे आंदोलन चलाने का प्रयास करेगी, उसका प्रभाव नहीं होगा। लेकिन उसके पहले अगर ये राहुल गांधी से और इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हो जाती है और यूथ कांग्रेस NSUI के लोग भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं, इतना बड़ी भीड़ वहां पे इकट्ठी हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधीशों के हाथ पैर कांपने लगे। इसलिए मुझे ये लगता है, उचित है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है इनको अब ये आह्वान कर देना चाहिए और ये कहना चाहिए हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप हमारे पास आइए, वी विल फाइट टुगेदर, ऑल विल जॉइन हैंड्स एंड वी विल फाइट टुगेदर। और उसके बाद सब लोग एक साथ चलें, हम लोग भी साथ आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है 20 तारीख, बहुत इंपॉर्टेंट डे। और उस दिन की क्या तैयारियां चल रही है? इकरार के पास जल्दी से आता हूं, फिर सुनील शुक्ला जी आपके पास। 20 तारीख की क्या तैयारियां हैं यहाँ पे इकरार?
राजीव जी, अगर आप कहें हम तो पूरी तैयारी जो है वो 20 जुलाई की लगभग सीजेपी कर रही है। लगातार मन से जो है बार बार यही आग्रह किया जा रहा है, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, कल भी जितने भी यहाँ लोग मौजूद थे, खुद दीप के यहाँ आए और उन लोगों से उन्होंने मुलाकात की और सबके नंबर नोट डाउन करवाए अपनी टीम से। और उन्होंने कहा कि जो लोग भी स्व इच्छा से, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन स्व इच्छा से जो है तमाम जितने लोगों को भी ला सकता है वो मेरी टीम के साथ जो है वो नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखवा दे। और ये नंबर ऐसा लिखवाए कि बाद में ये ना कहे कि वो नहीं है या मैं नहीं आ सकता, सिर्फ वही लोग, यानी इस तरह के आग्रह किया जा रहा है जो यहाँ लोग मौजूद है कि स्व इच्छा से करें, किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। वहीं अभी आशुतोष रांका ने कुछ देर पहले कहा कि लोग हमसे बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही हमारी प्राथमिकता है, तो उन्होंने कहा पहली प्राथमिकता धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है हमारी, लेकिन अगर उसके बाद में भी कोई कंपिटेंट आदमी, ये एक बहुत बड़ी बात जो आशुतोष रांका ने कही है, जो कि दीपके के बाद सबसे महत्वपूर्ण है सीजेपी के इस आंदोलन में, उन्होंने कहा कि अगर कोई कॉम्पिटेंट आदमी फिर भी नहीं बैठता, फिर भी पेपर लीक होता है, तो हम लगातार आंदोलन को जारी रखेंगे। वहीं दूसरी बात यह है कि इनसे सवाल किया जा रहा है, क्योंकि अभी ये पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है, तो लगातार इनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड होंगे। तो इस पर भी दीपिका ने एक सुर में कहा कि नहीं, हमारा कोई पॉलिटिकल जो है वो एजेंडा नहीं है, हम सिर्फ छात्रों के मुद्दों की बात करेंगे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात करेंगे। यानी दो जो सबसे बड़ी बात जो होने जा रही थी कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पूरी सीजेपी टिकी है, क्या आंदोलन उसके इस्तीफे पर टिकी है, उन्होंने यहां तक कहा कि फिर वो भी कंपिटेंट नहीं होगा तो हम प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। तो ये जो अब बात है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आगे लगभग बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधी हुई है, तो सवाल तो उन पर भी उठना लाजमी है। लगातार जो लोग यहाँ आ रहे हैं, अब धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि आप विदेश घूमते रहेंगे, यहाँ बच्चे भूखे बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनकी उम्र इतनी नहीं है, नाबालिग है, क्योंकि नीट और जेईई की जो तैयारी छात्र करते हैं राजीव जी, वो बहुत कम उम्र के, बालिग भी नहीं होते होंगे, 16-17 साल की उनकी एज होती है, वो लगभग तैयारियां वो यहाँ धरने पर बैठे हैं। तो अब जो लोग हैं वो ना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान बल्कि आगे की बात करने लगे इस आंदोलन को। 24 दिन हो गए और लगातार छात्रों में गुस्सा है कि सोनम वांगचुक जैसे जिनकी छवि राजीव जी बिल्कुल अभी तक साफ सुथरी एक तरह से छवि है, उनको लेकर भी युवाओं में गुस्सा है कि 16 दिन लगातार वो भूख हड़ताल पर बैठे। लेकिन किसी सरकारी नुमाइंदे ने, राजीव जी जो आप सवाल पूछ रहे थे, अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई यहाँ इनसे बात करने के लिए, ना ही जो दिल्ली पुलिस की जिनकी बात करते हैं, दिल्ली पुलिस तो बस इनकी अड़चने पैदा करने में लगातार कि आपने शेड क्यों लगा दिया, पर्दा क्यों लगा दिया, आप यहाँ से क्यों आ रहे हैं, वहां से क्यों आ रहे हैं, इस तरह की कार्रवाई कर रही है। बीच बीच में जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी है वो एक राउंड मारते हैं, बीच में घूमकर जाते हैं और सोनम वांगचुक की स्थिति देखते हैं। यानी सरकार भी राजीव डरी हुई है कि सोनम को कुछ ना हो जाए, लगातार डरी हुई है। और डॉक्टर, आज जो मेडिकल बुलेटिन जिन डॉक्टरों ने कहा, उन्होंने कहा कि इनकी लगातार जो स्वास्थ्य है वो गिरता जा रहा है और ये चिंताजनक है, क्योंकि अभी उनका 72 पे जो शुगर है वो बताया जा रहा है। जहां शुगर लेवल जो है 60 पर आया राजीव जी, तो इसको जो जैसा कि यहाँ के डॉक्टर ने बताया कि वो खतरनाक स्तर पर आ जाएगा, उसके बाद हॉस्पिटल के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा और जो सिर्फ और सिर्फ उनका अनशन तुड़वाना पड़ेगा। ये तक यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि उसके बाद स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। अब सवाल ये उठता राजीव जी, 16 दिन है, 20 जुलाई को बहुत टाइम है, अब कल परसों 1-2 दिन में क्या होता है, कितनी, क्योंकि लगातार अब उनकी जो स्वास्थ्य जो पहले बहुत धीरे धीरे गिर रहा था, अब लगातार तेजी से गिर रहा है, खड़े होते हैं गिर जाते हैं, 2 लोग उनको उठाकर जो है वॉशरूम के लिए ले जा रहे हैं, वहीं कभी सर पकड़ के बैठते हैं, कभी तकिए से अपना सर ढक लेते हैं। तो स्थिति लगातार जो है वो चिंताजनक बनी है और इसी के लिए बार बार जो है स्टूडेंट बैठे हैं, चाहे ऐसा के छात्र बैठे हैं, उनकी भी तबीयत जो है, नया मैंने आज देखा, वो भी बेचारी जो है बहुत सुध-बुध पड़ी हुई थी, छात्रा है बहुत, उनकी भी ज्यादा एज नहीं है। अब ये छात्र लगातार 16 दिन से जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के ना कोई नुमाइंदा, ना कोई बयानबाजी, ना कोई ट्वीट, जो कि सबसे ज्यादा माना जाता था, प्रधानमंत्री हर बात पे ट्वीट करते हैं, सब करते हैं, कुछ नहीं किया जा रहा है सरकार की तरफ से, किसी भी तरीके की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। बस ये इंतजार कर रही है कि किसी तरीके से थके हारे और यहाँ से जाएं। लेकिन छात्रों ने कह दिया कि चाहे हमें यहाँ अपनी जान गंवानी पड़े, लेकिन हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। आप बने रहिए हमारे साथ। इकरार, जल्दी से इधर सुनील शुक्ला जी के पास आते हैं और सुनील जी के पास जरा ले आइए स्क्रीन पर। सुनील जी, सुन रहे थे आप, इधर जंतर मंतर पे जो चल रहा है, उद्धव ठाकरे ने अपील की है राहुल गांधी से, खुद भी जंतर मंतर का समर्थन किया है और सीजेपी का खुले तौर पर समर्थन राहुल गांधी से कहा है कि आप भी आइए। क्या अब ये एक आंदोलन, आज 16वां दिन, और अब गंभीरता से इस बात को समझना होगा, क्योंकि अगर जैसा बता रहे हैं इकरार की किसी भी ढंग से कोई भी सुध लेने की कोशिश ही नहीं है, तो आखिर देश में चल क्या रहा है? और अगर इस ढंग से चलता रहा तो ये 25 लोग जो न सिर्फ सोनम वांगचुक
की बात ही करें, बात अगर करते हैं तो देखिए इंटरनेशनल फिगर है। आपको जान बचाने की चिंता होनी चाहिए कि ऐसे लोगों की जान बचे, उन छात्रों छात्राओं की जान बचे। लेकिन अगर इस ढंग से नहीं है और ये आगे बढ़ता जाता है, 20 तारीख में अभी भी 7 दिन बाकी है सुनील जी, 7 दिन कम नहीं है, 7 दिन बाकी है। और यहाँ एक एक पल, एक एक घंटा मुश्किल भरा गुजर रहा है। कैसे देखते हैं इसको आप? धन्यवाद राजीव जी। इसमें मोदी सरकार के किसी भी काम करने के तौर तरीके में कोई अंतर नहीं है। 2014 से सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार का कोई एक ऐसी पहल बता दीजिए आप, जब देश के किसी कोने में कोई आंदोलन हुआ हो और मोदी सरकार ने बड़ी तत्परता से उसमें हस्तक्षेप किया हो। इसी दिल्ली के सीमाओं पर, विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर इसी देश के किसान 1 साल से अधिक समय तक बैठे रहे। 700 से अधिक किसानों ने अपना बलिदान कर दिया। कब बात हुई? कब बात करने के लिए गए? मणिपुर पिछले कई महीनों से जल रहा है, वहाँ हजारों की संख्या में व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे राहत शिविरों में रह रहे हैं। कब पहल किया मोदी सरकार ने कि नहीं वहाँ पे शांति कायम होना चाहिए और दोनों समुदायों के बीच में जो एक संघर्ष की स्थिति है वो खत्म हो, हिंसा वहाँ खत्म हो? कोई पहल नहीं की। तो आप अगर ये कोई उम्मीद कर रहा है कि 11 दिनों तक, इन 11 दिन के भीतर अन्ना हजारे साहब का अनशन समाप्त हो गया था और 16 दिनों तक सोनम वांगचुक साहब का आंदोलन का अनशन चल रहा है, तो ये मोदी सरकार के यही कार्यशैली है या किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है? आप अगर आंदोलन करना, अव्वल तो आंदोलन नहीं करने देंगे। अगर आंदोलन पे आप बैठ गए तो अपना आंदोलन आप करते रहिए। आपने कहा कि पुलिस भी नहीं बात करेगी, पुलिस क्यों बात करेगी? पुलिस तो कोशिश करिए कि आपका आंदोलन खत्म हो जाए, बातचीत थोड़े करेगी आप। वो जो काम करना जो उसके पास है, न वो तिरपाल लगाने देती है, न कुर्सी लगाने देती है, न पंखा लगाने देती है, न वॉशरूम की व्यवस्था ठीक होने देती है कि ठीक है आप अपने आप से जंतर मंतर छोड़ के चले जाइए। संवाद कायम हो, इन छात्रों और युवाओं को संबोधित करने का प्रयास किया जाए, इनकी मांगों को पर जो ये इनकी आक्रामकता है उसको समाप्त किया जाए, उनको आश्वासन दिया जाए, उनको विश्वास में लिया जाए, उनको इस बात के लिए आश्वस्त किया जाए कि जो उनकी मांगे हैं उन पर सदाशयतापूर्वक विचार की जाएंगी। यह बीजेपी मोदी सरकार की कार्यशैली नहीं है। एक उदाहरण नहीं दे सकते हैं आप जिसमें आंदोलनों के कारण से मोदी सरकार ने कोई प्रतिक्रिया दी। यही सोनम वांगचुक साहब है ना, हम और आप कह रहे हैं, दुनिया कहती है कि वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक हैं, बहुत ढेर सारे उनके योगदान हैं। लद्दाख के एरिया में बहुत सारा उनका सामाजिक और शैक्षणिक कार्य है। इन्हीं सोनम वांगचुक साहब को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। लंबी कानूनी लड़ाई उनको लड़नी पड़ी। ये बात अलग है कि कोर्ट का रवैया देख करके सरकार ने उनके खिलाफ सभी आरोप वापस ले लिए और रिहा कर दिए गए। अन्यथा किसी अन्य देश में सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता क्या? तो अचानक आप ये क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि उनके अनशन को लेकर के सरकार पिघल जाएगी और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेगी? बिल्कुल नहीं करने वाली है। और वजह इसकी केवल है कि उसको लगता है कि आंदोलन कुछ भी चले, कोई भी उसके खिलाफ कोई बात करता रहे, उसका जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, उसका जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो कोशिशें हैं, वो उस पर कामयाब रहेगी, वो लोगों को अपने साथ समेट लेगी। अन्यथा ये अयोध्या में इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी लूट हुई है, उसको कोई प्रतिक्रिया आई क्या सरकार की? आपने कहा कि इतने आरोप है, से मोदी जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लग रहा है। तो क्यों नहीं लग रहा है? अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कौन नहीं ले रहा है? प्रधानमंत्री मोदी। अगर अयोध्या के मसले पर केंद्र सरकार नहीं बोल रही है तो केंद्र सरकार का मुखिया कौन है? मोदी जी। अगर एसआईआर में बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के नाम काटे जाने पर यूएन समिति की जो रिपोर्ट आई है वो किसके ऊपर टिप्पणी है? सरकार के ऊपर। सरकार ने उस पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इतने लोगों के नाम कटे, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो बताती कि भाई इतने लोग 95% कोट किया उस रिपोर्ट में कि एक क्षेत्र विशेष से 95% नाम अल्पसंख्यकों के कट गए।
तो क्या इसमें सरकार की किरकिरी नहीं होती है? सरकार भी तो एक राजनीतिक दल है, अब मौन है। तो मुद्दा चाहे युवाओं का हो, चाहे शिक्षा मंत्री का हो, चाहे SIR में लोगों के नाम कटने का सवाल हो, और या अयोध्या में चंदे के में चोरी करने का आरोप हो, उस सब में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार का मतलब मोदी जी। अब मोदी जी ने इस ट्रस्ट का गठन किया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के प्रतिनिधि उसमें हैं, पदेन ट्रस्टी बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? ये केवल सेरेमोनियल है, डेकोरेटिव पीस है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, और अब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं और चुप रहेंगे तो मामला खत्म हो जाएगा और कहा जाएगा नहीं साहब, इस पर मोदी जी के ऊपर तो कोई आरोप बनता नहीं है। क्या मतलब कोई आज कोई भी मंत्रालय ऐसा है जिसमें मोदी जी के हस्तक्षेप के बिना कोई काम हो रहा हो? मोदी जी को ये जानकारी हो जाती है कि भूपेंद्र यादव के कार्यालय में 4 लोग ऐसे हैं जो सरकार की किरकिरी कर रहे हैं, और अयोध्या में क्या हो रहा है इसकी जानकारी इनको नहीं होती है। ये कैसे कोई स्वीकार कर लेगा? और इन आरोपों से मोदी सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री कैसे बच सकते हैं? ये बड़े सवाल है। और अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आंदोलन से, इस छात्रों के इस आंदोलन से सरकार पिघल जाएगी, ये संभव नहीं है। हाँ, अब सवाल यह है कि राहुल गांधी, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल जो हैं उनको इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने कब विरोध किया? कांग्रेस के सांसद आए, कांग्रेस इसमें भाग लिया उन्होंने, कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी, इस निश्चित आपका कहना सही है कि वो इस आंदोलन धरना स्थल पर नहीं आए। अभी तक साथ थे नहीं, भी लौटे हैं कि नहीं लौटे हैं मुझे जानकारी भी नहीं है। लेकिन ये बड़ा सवाल यह है कि अगर जिन लोगों ने यह आंदोलन शुरू किया, क्या उन लोगों की भी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो जो कांग्रेस के से जुड़े हुए संगठन हैं, जो शिक्षा को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के, पेपर लीक के सवाल को लेकर, समय पर परीक्षा कराने को लेकर, CBSE बोर्ड की परीक्षा में मूल्यांकन को लेकर के जो आंदोलन चल रहे हैं, उस आंदोलन में शिरकत करते? कोई बात नहीं, आपने अलग से आंदोलन शुरू किया, लेकिन किसी राजनीतिक दल ने विरोध नहीं किया। हर संघर्ष का विरोध का समर्थन किया जाना चाहिए। जो भी आंदोलन हो रहा है उसमें शिरकत किया जाना चाहिए। लेकिन यह भी आवश्यक है कि इस बात की निगाह रखी जाए कि ये आंदोलन के पीछे हैं कौन लोग, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये जो अन्ना हजारे का आंदोलन था, किसी ने हाईजैक नहीं किया था, वो आंदोलन ही वही लोग चला रहे थे जिनके ऊपर हाईजैक करने का हम आरोप लगा रहे हैं। पहले दिन से आंदोलन उन्हीं के हाथों में था, हम और आप समझ नहीं पाए इसको। वहां से ही तैयारी करके, वहीं के लोगों के समर्थन से, वहीं के संसाधन के साथ, उन्हीं के एजेंडे के साथ वो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका खुलासा बाद में हुआ। आंदोलन शुरू होने के पहले जो बैठकें हो रही थी वो संघ के मुख्यालय में हो रही थी। संघ के लोग उस आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन दे रहे थे और उसके लिए संसाधन जुटा रहे थे। खैर, एक सरकार के खिलाफ आंदोलन था, लेकिन उसके पीछे जो मंतव्य था, जो बातें कही गई, सब भुला दी गई। इसलिए वह आंदोलन किस तरीके से लोगों के विश्वास को खंडित करने वाला साबित हुआ, ये सबके सामने है। वो एक ऐसा उदाहरण है जिससे कि लेकर के इस आंदोलन को के बारे में लोगों की धारणाएं बदलती रही। लेकिन मैंने किसी एक राजनीतिक दल का बयान नहीं सुना जिसने इस आंदोलन का विरोध किया। वामपंथी दल लगातार सक्रिय हैं, उनके छात्र संगठन वहां धरने में शामिल हैं, अनशन में शामिल हैं, लगातार उसको समर्थन दे रहे हैं, उनके लोग वहां मौजूद हैं। कांग्रेस के सांसद वहां गए, समाजवादी पार्टी के सांसद को आज ही मैंने देखा जो हम उपस्थित हुए थे। TMC के सांसदों ने जाकर के वहाँ भाषण दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोग वहाँ पे गए, वामपंथी दल तो नेता तो लगातार जा रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग गए, वो चाहे योगेंद्र यादव हों और चाहे हम लोगों के प्रतिनिधि स्वामी जी हों, तमाम लोग जा रहे हैं, तमाम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। विरोध कहीं नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि कम से कम अगर यह आंदोलन, जो पहले आंदोलन शुरू किए गए संगठित तरीके से, अगर उनको कमजोर करने के लिए या उनके असर को विभाजित करने के लिए किया गया है, तो यह चिंता का भी विषय होना चाहिए। कोई भी किसी आंदोलन का किसी की विरोध नहीं होना चाहिए, उसका समर्थन है। कहीं भी अगर छात्रों में, युवाओं में, किसानों में, महिलाओं में, व्यापारियों में, किसी में भी अगर आक्रोश है, उनके मन में नाराजगी है, तो उसका समर्थन होना चाहिए। और लोग समर्थन कर रहे हैं, समाज से कोई वर्ग उनका विरोध नहीं कर रहा। जी।
लेकिन अगर उसके पीछे केवल ये आप इस विषय को, छात्रों की इस नाराजगी को केवल मंत्री के इस्तीफे तक सीमित कैसे कर सकते हैं? आप सरकार की नीतियों के खिलाफ भी तो जाना पड़ेगा ना। जी। सरकार जो कर रही है और जिस तरीके से कर रही है, तो फलक बहुत बड़ा, बहुत व्यापक है। उस फलक को सीमित नहीं किया जा सकता। और पहले से चले जा रहे, शुरू किए गए देश के विभिन्न इलाकों में शुरू किए गए आंदोलनों को आप कमजोर करने की नीयत से अगर कोई आंदोलन शुरू किया गया है तो उस पर भी निगाह रखने की आवश्यकता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन चल रहे हैं, कैसे उससे इनकार कर सकते हैं? तो उद्धव ठाकरे का समर्थन, खुला समर्थन स्वागत योग्य है। उमर अब्दुल्ला का समर्थन स्वागत योग्य है। कांग्रेस का समर्थन स्वागत योग्य है। और ये सभी लोग समर्थन कर रहे हैं इसलिए कि युवाओं और छात्रों के साथ ये सभी राजनीतिक दल खड़े हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन ये इस आंदोलन से तब तक सरकार के ऊपर असर नहीं पड़ने वाला है जब तक उसको अपना राजनीतिक नुकसान न दिखाई पड़े। और जैसे किसान आंदोलन के दौरान हुआ था, यह असर पड़ेगा निश्चित रूप से जब इसकी व्यापकता बढ़ेगी, जो कांग्रेस के आंदोलनों से हो रहा है। जी बिल्कुल, कांग्रेस के आंदोलनों से हो रहा है। कांग्रेस का अब आगे आंदोलनों में और कितना कांग्रेस आगे जाती है ये देखना होगा। राहुल गांधी 17 तारीख को देहरादून में छात्रों की गूंज करने जा रहे हैं। उन्होंने आज अपील की है। आज लौट आए हैं विदेश से राहुल गांधी, 21 दिन की वो भी यात्रा करके। नरेंद्र मोदी 57 दिन में 21 दिन बाहर रहे, राहुल गांधी ने भी रिकॉर्ड बना लिया, वो भी 21 दिन बाहर रहे, दोनों बराबर। तो राहुल गांधी भी 21 दिन बाहर रह के आए हैं, लौट के आ गए हैं, आज ऐसी खबर आ रही है। अमलेंदु जी जल्दी आपके पास, फिर स्वामी जी आपके पास आता हूं। उधर इकरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इकरार के पास भी। अमलेंदु जी, कैसे यहाँ देखते हैं आप नरेंद्र मोदी की तरफ? ट्रिगर जो है वो सीधे नरेंद्र मोदी की तरफ नहीं है। सुनील शुक्ला जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि आखिर कैबिनेट में धर्मेंद्र प्रधान उन्हीं के कैबिनेट में हैं। चाहे राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला आए तो केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी, वो भी सही है। सही ये भी है कि एथेनॉल में मिलावट, चाहे हरदीप पुरी हो, चाहे वो गडकरी साहब हों, वो भी उन्हीं के कैबिनेट में हैं। ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सीधे जब इस्तीफा मांगने की बारी आ रही है, सीधे जब अगर अटैक की बारी आ रही है तो नरेंद्र मोदी पर नहीं। और यही तो बार बार गोदी मीडिया दिखा रहा है। आप देख लीजिए गोदी मीडिया में जिस ढंग से खबरें प्रसारित की जा रही हैं, उसमें इसी चीज को तो वहां पर पूरा का पूरा फोकस किया जा रहा है कि ये डिपार्टमेंट हरदीप पुरी का है, ये एथेनॉल की प्लानिंग जो है वो गडकरी की है, वहां चंदा चढ़ावा चोरी जो हुआ है वो चंपत राय, तो नृपेंद्र मिश्रा, टुन्नू यादव, तो मन्नू कुमार, तो फन्नू कुमार, वैसे लोगों के नाम आ रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी कहाँ हैं? यहां सवाल ये पैदा होता है कि क्या नरेंद्र मोदी को यहां बचाने की कोशिश हो रही है? राजीव जी, बिल्कुल नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश हो रही है। और मुझे लगता है ये सीजेपी जो आंदोलन कर रही है, ये भी शायद नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? धर्मेंद्र प्रधान क्या है राजीव जी? ये व्यवस्था जो है आरएसएस और नरेंद्र मोदी की बनाई हुई है, जिस व्यवस्था में लगातार जो है पेपर लीक हो रहे हैं। इस्तीफा मांगा जाना चाहिए तो नरेंद्र मोदी का मांगा जाना चाहिए। कोई आंदोलन होना चाहिए, संसद का घेराव होना चाहिए, नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के अकेले इस्तीफे से क्या हो जाएगा? और धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा हो भी जाएगा तो कौन सी व्यवस्था शुद्ध हो जाएगी, साफ हो जाएगी? अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे और इसी तरीके से किसी और को भी अगर शिक्षा मंत्रालय सौंप देंगे तब भी यही होता रहेगा, धर्मेंद्र प्रधान के होते ही हो रहा है। तो जो जड़ है वो तो नरेंद्र मोदी है इस व्यवस्था की। धर्मेंद्र प्रधान की राजीव जी क्या हैसियत है कि वो जो है कुछ कर सके बिना नरेंद्र मोदी की आज्ञा के? इस सरकार में राजीव जी एक पत्ता तक नहीं हिलता है बिना नरेंद्र मोदी की इजाजत के। नितिन गडकरी की क्या हैसियत है कि एथेनॉल 10% से 20%, 20% से 25% कर दें बिना नरेंद्र मोदी की इजाजत के? यहाँ तो राजीव जी अगर मंत्री कपड़े जो है पद पहनकर चला जाता है तो एयरपोर्ट पर फोन पहुंच जाता है कि ये कपड़े ठीक नहीं, जाके कपड़े बदलो मंत्री को, और जाके उसे वापस जाकर कपड़े बदलने पड़ते हैं। तो जहां इतनी पहरेदारी हो तो वहां धर्मेंद्र प्रधान की क्या हैसियत है कि पेपर लीक हो जाए और धर्मेंद्र प्रधान के जो है मतलब उसमें ऊपर से कोई आदेश ना हो? कल ही हम लोगों ने बताया राजीव जी की जिसके ऊपर आरोप है पेपर लीक होने का, उसको वहां राजस्थान में ठेके दे दिए गए हैं जबरदस्त तरीके से। तो क्या ये बिना नरेंद्र मोदी और बिना आरएसएस की शय के सब कुछ हो रहा है? तो ये राजीव जी एक बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर पे अगर इस्तीफा मांगा ही जाना है तो फिर नरेंद्र मोदी का मांगा जाना चाहिए। ये बिल्कुल देश के अंदर राजीव जी बात होनी चाहिए। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे का बहुत अच्छा सुझाव है कि राहुल गांधी दें, लेकिन मुझे लगता है कि ये सुझाव राहुल गांधी को देने से पहले
उद्धव ठाकरे जी को अपील करनी चाहिए सोनम वांगचुक साहब से कि भाई आप अपनी ये भूख हड़ताल जो वो खत्म कीजिए। ये सरकार सुनने वाली नहीं है, आप निपट जाएंगे। ये 24-25 बच्चे जो बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर, ये भी निपट जाएंगे। इस सरकार के कान पे जूं नहीं रहेंगी राजीव जी। तो ये मुझे लगता है कि पहले अपील जो इनसे करनी चाहिए कि भाई आप लोग अपना ये अनशन समाप्त कीजिए, धरना आप अनिश्चितकालीन कीजिए, आप 5 साल चलाइए धरना। नरेंद्र मोदी जब तक विकसित भारत नहीं मान ले तब तक आप अपना धरना चलाते रहिए, लेकिन आमरण अनशन जो है इसको आप तुरंत खत्म कर दीजिए। क्योंकि राजीव जी, मैंने पहले भी कहा कि चाहे सोनम वांगचुक की जिंदगी हो और चाहे नेहा की जिंदगी हो या जो और 25 छात्र बैठे हुए हैं, इनकी जिंदगी किसी धर्मेंद्र प्रधान से बहुत ज्यादा कीमती है। तो इसलिए इनका बचाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे नहीं होना है। ये मुझे लगता है कि अगर ये लोग नहीं समझते हैं तो पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं भाई, जो ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। तो ये राजीव जी लगता है। दूसरा, इसके पीछे राजीव जी देखिए, अब कोई कुछ बातें करता है कि इसके पीछे कौन है कौन नहीं है, जो होंगे पीछे वो सामने भी आ जाएंगे। लेकिन जो लोग अब साथ में आ रहे हैं, तो अगर वो पहले दिन से साथ में आए होते तो कम से कम दीपके को बार बार ये नहीं कहना पड़ता कि साहब सोशल मीडिया से निकलकर बाहर आइए और हमारी समर्थन कीजिए। ये कई बार अपील हो चुकी। तो राजीव जी, मुझे लगता है इसके जरिए सरकार ने भी एक टेस्टिंग जो है शायद कर ली है कि सोशल मीडिया के जरिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो सोशल मीडिया नहीं राजीव, लड़ाई तो जमीन की ही होती है। कल राजस्थान में जो है एक मैराथन हुई है, NSUI ने कराई है। उसमें कई हजार छात्र जो थे वो दौड़े हैं इन्हीं सब मांगों को लेकर। रांची में हुआ है, वहां कई हजार छात्र दौड़े हैं। तो जगह जगह चल रहा है इस तरीके का आंदोलन। तो पूरे देश भर में ये आंदोलन चल रहा है। अब उद्धव ठाकरे ने समर्थन दिया है, तमाम लोगों ने समर्थन दिया है, तो अच्छी बात है समर्थन दिया है। 20 तारीख को औरों को भी समर्थन देना चाहिए। 20 तारीख तक बशर्ते सोनम वांगचुक का ये प्रदर्शन मतलब आमरण अनशन जो चलता रहे। क्योंकि राजीव जी, जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से आज 16वां दिन हो गया, और मैंने कल भी ये जिक्र किया था कि डॉक्टर्स का जो कहना है, वो कहना ये है कि अब 14वें दिन के बाद लगातार कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ता चला जाएगा और ये किसी भी दिन कोई अनहोनी हो सकती है। तो अगर ये कोई अनहोनी हो गई राजीव जी, उससे पहले तो 20 तारीख के प्रदर्शन का क्या होगा? फिर राजीव जी एक अराजकता की स्थिति पैदा हुई है। अगर इस तरह की कोई घटना होती है, ऊपर वाला ना करे कि इस तरह की कोई अनहोनी हो, तो लेकिन इस पे सरकार को भी राजीव जी ध्यान देना चाहिए। पवन खेड़ा को हम लोगों ने सुना, बिल्कुल पवन खेड़ा की बात सही थी। राजीव जी, हमने देखा कि जब अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम लोग जाकर उस मंच पर पहुंचे थे अन्ना हजारे से ये बात करने के लिए, और उसके बाद संसद के अंदर चर्चा भी हुई थी। सरकार की गंभीरता थी, चूंकि एक सामाजिक समाज सेवी जिसको की बदनामी होगी। राजीव जी, अन्ना हजारे से बहुत ज्यादा बड़ा नाम सोनम वांगचुक का है। अन्ना हजारे तो केवल जो है एक RTI एक्टिविस्ट आप कह लीजिए या एक छोटे मोटे एक्टिविस्ट कह लीजिए। सोनम वांगचुक पर्यावरण एक्टिविस्ट भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, सोनम वांगचुक वैज्ञानिक भी है। तो उनका नाम कहीं ज्यादा बड़ा अन्ना हजारे से है। और अगर सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं और इस सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है, तो राजीव जी सरकार की निष्ठुरता को और अमानवीयता को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। हम अभी इसमें नहीं जाएंगे कि CJP की क्या मांग है और इसके पीछे कौन है कौन नहीं है। जो अगर पीछे कोई है और इनका ज्यादा ठीक नहीं है, वो सब बातें राजीव जी बाद में भी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी यही है कि सब लोग मिलकर इस समय आमरण अनशन खत्म करवाएं सोनम वांगचुक और नेहा का। राजीव जी, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। राहुल गांधी पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं, किसे पहुंचना चाहिए किसे नहीं पहुंचना चाहिए, ये सारी बातें बाद में हो सकती हैं। फिलहाल एक एक मिनट जो गुजर रहा है वो राजीव जी 25 जिंदगियों के ऊपर भारी पड़ रहा है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि यहां पर मायने ये नहीं रखता है। स्वामी जी, जरा आपसे भी, क्या आपको भी लगता है कि मायने ये नहीं है कि कौन किसके पीछे है, किसका हाथ है, किसका नहीं है? अन्ना आंदोलन के समय अगर उसका बेनिफिट बीजेपी को मिला, तो इस आंदोलन के बाद क्या विपक्ष बेनिफिट नहीं उठा सकता है? एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ साथ सवाल ये भी है कि एक एक पल भारी पड़ रहा है, और ऐसे में नरेंद्र मोदी की चुप्पी, क्या इस सब के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे? सवाल ये है। आपके पास आता हूं, लेकिन ये साथ साथ दोस्तों, इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप पॉडकास्ट देखिए। अभिषेक सिंघवी देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक, उनके साथ पॉडकास्ट हम करते हैं। वो पॉडकास्ट आप देखिए। आज राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आप जानते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई हुई, कई सारी याचिकाएं लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर का मामला पहुंचा है, चढ़ावा चोरी का मामला, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। और कोर्ट में चल क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल क्या रहा है? आखिर जिस शख्स ने, प्रबल प्रताप सिंह ने, जो फाइल फेंक कर गाली देते हुए, CJI को गाली देते हुए फाइल फेंकी थी, उसके पीछे की कहानी क्या है, ये सब कुछ आप उस पॉडकास्ट में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, देश की न्यायपालिकाएं क्या कर रही हैं, देश
का चुनाव आयोग क्या कर रहा है, सब कुछ अभिषेक मनु सिंघवी के साथ उस पॉडकास्ट में देखेंगे आप इस चर्चा के तुरंत बाद। लेकिन आना चाहता हूं स्वामी जी उन्हीं सवालों के साथ आपके पास कि आखिर नरेंद्र मोदी की चुप्पी के पीछे की कहानी क्या हो सकती है? क्या वो इतने बिल्कुल निश्चिंत हैं कि कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता? स्वामी जी देखिए राजीव जी, प्रश्न मैं तो चलिए एक कदम आगे बढ़ता हूं, जो अभी तक चर्चा हो रही है उसे एक कदम आगे बढ़ता हूं। अगर मान लीजिए मोदी जी को हटा दिया जाए तो फिर चंपत राय बंसल बन जाएंगे, गोपाल राव बन जाएंगे, नितिन गडकरी बन जाएंगे, योगी आदित्यनाथ बन जाएंगे, अमित शाह बन जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस बन जाएंगे। क्या अंतर पड़ जाएगा? ये लोग क्या अलग हैं? पहले हम लोगों को आशा थी कि नितिन गडकरी थोड़े से अलग हैं और शायद वो शिवराज सिंह चौहान थोड़े से अलग हैं। कोई अलग नहीं निकला, सभी एक तरह के लोग हैं। देखिए मेरे को तो याद आ रहा है जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में जो एक नारा लगा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। अब ये प्रश्न ये नहीं रह गया है कि मोदी जी का इस्तीफा मांगा जाए, अब तो ये मांग होनी चाहिए कि अब ये सरकार को बदल देना, ये ऐसी सरकार को बदल देना है जो बंगाल के अंदर पूरे लोकतांत्रिक कर्तव्यों का निर्वहन न करते हुए एमपीज और एमएलए के ऊपर अंडे और पत्थर फेंकवा रही है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आपको पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया है कि वहां पे जो चावल है वो ले जाया जा रहा था राइस मिल्स के अंदर, जो गरीबों में बंटना था, एफसीआई गोडाउन से ले जाया जा रहा था और उसको ये एथेनॉल बनाने के लिए यूज होने वाला था। आपको पता है कि जून के महीने में 40% रेनफॉल कम हुआ है और जुलाई के अंदर ये कहा जा रहा है कि रेनफॉल और कम होगा। बुआई जो आपकी खरीफ की बुआई है वो 30-40% कम हो गई है। तो अगर आप सारा इथेनॉल बना देंगे, सारे मक्के का और गेहूं का और चावल का और गन्ने का, तो बाकी ये गरीबों के बीच में वितरण करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए अब वो समय आ गया है जब सिंहासन खाली करो की जनता आती है। दूसरा, मुझे उद्धव ठाकरे का स्टेटमेंट कुछ समझ में नहीं आया, वास्तविकता में मुझे नहीं समझ में आया, हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया हो। भाई आप महाराष्ट्र से 20,000 शिव सैनिक भेज दीजिए। आपने तो अयोध्या के अंदर भेजा था ना, वहां पे बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए, और कहा था कि हमने वहां पे बाबरी मस्जिद को तोड़वाया और हमें गर्व है। आप भेजिए 20,000 शिव सैनिक। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को तो बचा नहीं पा रहे। देखिए वास्तविकता यह है आज के तारीख में, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये कह दें और इसके बाद जंतर मंतर के अंदर ये लोग अपने अहंकार को छोड़ते हुए ये कह दें कि हम लोग अब समझ गए हैं कि अकेले अकेले हम नहीं लड़ सकते, इंडिया गठबंधन के अंदर आ रहे हैं, और आप अपने कार्यकर्ताओं के यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के और समाजवादी योजन सभा के और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब के अंदर हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने, चलिए आ गए एनसीपी के एमपी आ गए, कांग्रेस के एमपी आ गए, उद्धव ठाकरे के एमपी आ गए, वो तो आपने अपना एक सेरेमोनियल फोटोग्राफी कर ली, भाषण दे दिया, बता दिया। आपके कार्यकर्ता कहाँ हैं और कार्यकर्ता क्यों आएंगे? भाई देखिए सीधी सी बात है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी एक अलग आंदोलन पैरेलल चलाना चाहती है और बाद में अगर सफलता मिली तो सारा श्रेय खुद ले लेना चाहती है, और असफलता मिले तो उसके बाद अपोजिशन पार्टी एक्सपोज होती हैं। तो अगर ये एक जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन बना हुआ, आप आ जाइए, राहुल गांधी से अपील कर दीजिए। कल यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लोगों को राहुल गांधी कह दें, उधर समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव कह दें सारे, और इधर राकेश टिकैत कह दें, उधर चढ़ूनी साहब कह दें। भाई चढ़ूनी साहब आए थे, कितने लोग लेके आए थे? रोज हम लोग सुनते हैं आज किसान सामने आ गए, आज निहंग सामने आ गए। एक निहंग आ जाता है, वो अपना भाषण देता है, चला जाता है। 4 किसान आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। अरे भैया, अगर किसानों के आंदोलन में हमने देख लिया था, अगर एक कॉल दे दी जाए, सब लोग ये कॉल दे दें और एक अम्ब्रेला के नीचे सब लोग आ जाएं, कांग्रेस जनता पार्टी भी लीडरशिप अपने हाथ में लेने के न चक्कर में अगर सब लोग एक यूनाइटेड फोर्स की तरह सिंहासन खाली करो कि जनता आती है वाले आंदोलन में सब लोग पार्टिसिपेट करें, 2 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और केवल अब सवाल लोगों के मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चेंज करने का नहीं है, अब इस सत्ता को बदलना है। जब तक ये सत्ता रहेगी, जब तक ये एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन अपने लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करेगी, चार्टर्ड प्लेन से चढ़ेगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएगी और हर जगह चोरी डकैती होगी, तब तक ये नहीं रुक सकता जबकि आमूल चूल परिवर्तन ना हो जाए और गांधीवादी सत्ता में ना आ जाए और गोडसेवादियों को सत्ता से न हटा दिया जाए। तो अब तो प्रश्न ये उठता है कि हमें सत्ता बदलनी है, एक लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्था को स्थापित करना है, गांधीवादियों को आगे करना है, अहिंसा को आगे करना है,
ब्रदरहुड को आगे करना है और गोडसेवादियों को हटाना है। तो इसलिए मैं तो कॉकरोच जनता पार्टी से और सोनम वांगचुक साहब से कि अपनी जान मत दीजिए, देश के लिए आपकी जान बहुत कीमती है। और ये सोनम वांगचुक, ये जो अभिजीत दीपिके हैं, इनसे भी निवेदन करता हूं, जो कह रहे हैं सरकार अपना अहंकार छोड़ दे, सरकार आपके कहने से अहंकार नहीं छोड़ेगी। इसलिए आपकी संख्या देख के उनको समझ में आ गया है आपके अंदर कितनी शक्ति है। अपने अहंकार को छोड़िए और राहुल गांधी से, अखिलेश यादव से अपील कीजिए, अपने कार्यकर्ताओं को 20 तारीख को भेजें। और जब तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जनता इस आंदोलन में 20 तारीख को नहीं उतरेगी, ये कार्यक्रम भी फेल हो जाएगा और आप लोगों को, ये लोग बिल्कुल, और सोनम वांगचुक और बाकी बच्चों की जान चली जाएगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को ओपन अपील कीजिए, अपने कार्यकर्ताओं को भेजें। अगर यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लोग, आज समाजवादी पार्टी के लोग आ जाएंगे, आपका कार्यक्रम लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन ऐसे आप सोचेंगे नंबर ले लिया और फोन कर दिया लोग आ जाएंगे, लोग नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें वहां डर है। इसलिए एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट होना इस चीज के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ होना चाहिए। पॉलिटिकल सपोर्ट की बात है, ये ओवरऑल पॉलिटिकल सपोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ ये आंदोलन दिखाई भी दे रहा है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो वहाँ लगातार पहुँच भी रहे हैं। उद्धव ठाकरे की ये अपील क्या मायने रखती है, ये सब भी है। आते हैं प्रशांत जी आपके पास, लेकिन एक छोटा सा कमेंट लेना चाहता हूँ इकरार से कि क्या ये आंदोलन, इस आंदोलन में पॉलिटिशियंस इकरार जैसे पहुँच रहे हैं वहाँ पे जंतर मंतर पे, और वहां जितने आंदोलनकारी हैं उनके बीच इस पे चर्चा होती होगी, उनकी क्या प्रतिक्रिया है जरा ये बताइए। जैसे आज आम आदमी पार्टी के लोग पहुंचे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सपोर्ट की बात हो रही है, उद्धव ठाकरे सीधे अपील कर रहे हैं सपोर्ट के लिए, सिविल सोसाइटी के लोगों का पहुंचना एक अलग बात है, लेकिन इन सब का पहुंचना और इन सब की बातें वहां तक पहुंचनी, इसकी प्रतिक्रिया भी है क्या लोगों के बीच जो आंदोलनकारी हैं खासकर? देखिए राजीव जी, सबसे ज्यादा जो यहाँ चर्चा का जो विषय है, जैसा प्रोफेसर साहब अभी बात कर रहे थे कि सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर यहाँ जो भी छात्र बैठे हैं या जो भी लोग यहाँ आए वो सब चिंतित है। क्योंकि खुद जो सीजेपी भी के जो दीप के, उन्होंने भी खुद कहा था कि उन्होंने आग्रह किया था कि आप अनशन खत्म कर दीजिए, सरकार जो है वो झुकने वाली नहीं है। यानी एक तरह से जो जिस तरह से अभिजीत दीपके ने जो बयान दिया था अनशन खत्म, यानी उन्हें समझ में आ गया है कि आंदोलन हमें अगर लंबा खींचना है तो सोनम की वांगचुक की जो सेहत है वो हमें ठीक रखनी है। लेकिन क्योंकि सोनम वांगचुक खुद इस बात पे अड़े हैं, वो किसी की नहीं मान रहे। लगातार जो भी उनसे मिलने के लिए आ रहा है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो या अन्य संगठन के लोग हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, किसान हो, सभी लोग ये उनसे अपील कर रहे हैं कि आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर इस आंदोलन को हमें लंबा चलाना है, क्योंकि गूंगी बहरी सरकार है, ये जब 24 दिन में नहीं सुन रही, आपके 16 दिन भूख हड़ताल को हो गई, नहीं सुन रही, तो हमें जो है सबसे ज्यादा चिंता आपकी सेहत की हो रही है। आप स्वस्थ रहेंगे तो आंदोलन और लंबा खींच सकते हैं। यानी जो सोनम की जो हेल्थ की को लेकर और जो तमाम बाकी के जो छात्र हैं उनकी हेल्थ को लेकर लगातार जो यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, उनको भी लगातार चिंता हो रही है। खुद नया से कई लोगों ने ये कहा, जो लोग मिलने के लिए आ रहे हैं उन तक ने ये कहा, चाहे वो सामाजिक संगठन के, आम लोग भी ये कह रहे हैं कि आप लोगों की जान सबसे ज्यादा कीमती है। आप लोग ये अपने हट धर्मिता ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि आप लोग नहीं हट रहे, सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है। तो वही जो लगातार जो लोग पहुंच रहे हैं, इससे छात्रों का हौसला अफजाई हो रही है। राजीव जी, जो छात्र ये समझ रहे थे कि हमारी कोई जो नेता है वो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से टीएमसी के लोग आ रहे हैं या लेफ्ट पार्टियों के लोग आ रहे हैं, उनके साथ साथ जो है आम आदमी पार्टी के हैं और जो उद्धव ठाकरे, आज उद्धव ठाकरे की अपील बहुत ज्यादा यहाँ चर्चा का विषय रही, छात्रों के बीच बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रही। वही मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से राहुल गांधी की जो 17 तारीख की जो यात्रा है, उसकी भी यहाँ पर छात्र चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से कोटा में जो एक बड़ी वो की सभा की थी, उसी तरीके से जो छात्र है वो वहां उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो छात्र है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, लगातार छात्र जो है इन घटनाओं से जुड़े हैं, वो लगातार जो है इस चीज की चर्चा यहाँ होती रहती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस हिसाब से एनएसयूआई के जो कार्यक्रम अगर आप राजीव जी देखेंगे तो उनमें भीड़ बहुत देखने को मिल रही है। जब से विनोद जाखड़ को बनाया है, वो लगातार जो सड़कों पर है और लगातार छात्रों के साथ, जिस दिन से राहुल गांधी ने आह्वान किया था छात्रों की
तरबूज लगातार वो छात्रों के बीच जा रहे हैं। और लगातार यही सबसे बड़ा कारण है कि 2.5 लाख छात्रों ने 17 तारीख को जो उत्तराखंड में जो सभा होने वाली उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया है। यानी रजिस्ट्रेशन किया है तो पहुंचने की संख्या भी अब देखनी होगी कि कितने लोग वहां पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ भी लगातार हर विषय को लेकर छात्र जो है वो लगातार चर्चा कर रहे हैं। और खासकर से पॉलिटिकल लोग आते, जैसे आज आम आदमी पार्टी का है, कल उद्धव ठाकरे है, तो पहले लोगों में ये था कि कहाँ ये आंदोलन चलेगा, नेता सुन नहीं रहे हैं। लेकिन जब से पॉलिटिकल लोग आना शुरू किया है और किसान संगठन आना शुरू किए, तब से लगातार जो है राकेश टिकैत की भी लगातार यहाँ बात हो रही है, आने की बात हो रही है। लेकिन क्यों यहाँ नहीं आ रहे, क्या नहीं हो रहा है, इसको लेकर भी लगातार चर्चा है। रोज हमें सुनने को मिलता है कि वो भी आ रहे हैं और वो दलबल के साथ आ रहे हैं, लेकिन वो कब आएंगे ये अभी सवाल है। और वही जो हमारे पैनलिस्ट बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि लोग आते हैं या मंच शेयर करते हैं, चले जाते हैं, अपने समर्थकों को तो जिस दिन आह्वान करें उस दिन यहाँ संख्या। बिल्कुल ठीक बात है राजीव जी, अगर जितने लोग अभी तक यहाँ पहुंचे हैं, अगर वो अपने 10-10 कार्यकर्ताओं को भी, 20-20 कार्यकर्ताओं को भी कहें, तो यहाँ जो है वो पैर रखने की जगह नहीं होगी। यहाँ नहीं, पूरे कनॉट प्लेस इलाके में पैर रखने की जगह नहीं होगी, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली है और लगातार इतने लोग हैं। अब जो ये प्रोटेस्ट जो रहा है वो प्रोटेस्ट, सीजेपी लगातार अपील कर रही है, दीप की अपील कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं, रोज 1 घंटे बाद अपील कर रहे हैं, सोशल मीडिया से अपील कर रहे हैं। अब तो आज तो उन्होंने गोदी मीडिया से भी कहा कुछ चैनल्स को कि आप लोग आ सकते हैं, आप लोगों की एंट्री है, आप लोगों के साथ कोई इस तरह की बात नहीं की जाएगी। तो यानी अब जो है सब कुछ राजीव जी अगर हम देखें तो 20 तारीख को बहुत कुछ डिपेंड है, 20 जुलाई को जो है उससे पहले ना तो सीजेपी कुछ सोचने को तैयार है। हाँ, सोनम की हेल्थ को लेकर लगातार जो यहाँ वो चिंता का विषय बना है। लेकिन मंडे का दिन होने के बावजूद जिस तरह से कल से जो अपील ये की, कल संडे को भीड़ थी, आज मेरे पीछे काफी भीड़ है क्योंकि मैं लास्ट में खड़ा हूँ, वहां पर जो साउंड है बहुत तेज होता है, तो उससे जो लोगों में उत्साह लगातार इस आंदोलन को लेके बढ़ रहा है। क्योंकि 24 दिन राजीव जी जिस आंदोलन को हो जाए तो कहीं ना कहीं तो आपको नीरसता दिखेगी। लेकिन इस आंदोलन की पहले दिन से हमने जब दोपहर के बुलेटिन में कोलकाता से एक छात्र आए थे, वो सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन को देखकर यहाँ पहुंचे और ये सपोर्ट करने आए। तो मैंने उनसे एक सवाल भी पूछा कि आप तो दीदी को हराया, तो अब क्या माहौल है? तो उन्होंने कहा कि वहां वो एक नए उजाले की तलाश में थे और अब ज्यादा अंधेरे में वहां पहुंच गए हैं। यानी किस तरह से लोगों में जो बंगाल सरकार को लेकर जो इस समय बीजेपी की सरकार, उसको लेकर भी लोगों में उत्साह, और वो लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो उम्मीद की किरण है उनको एक जंतर मंतर नजर आ रहा है। चाहे कोई भी आंदोलन, चाहे भारत तिवारी इनकाउंटर वाला मामला हो, कल बहुत बड़ी यहाँ पर सभा हुई, बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हो। तो इस तरीके से एक ये एपिक सेंटर लगभग बन चुका है कि जो भी सरकार की नीतियों से परेशान है वो लगातार जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इकरार, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े रहे हमारे साथ तमाम जानकारियों के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रशांत जी, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात हो रही है, जो सवाल इनके पास लेकर आया था, पॉलिटिकल पार्टीज और ये आंदोलन पॉलिटिकली यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी अभी 17 तारीख को अपील कर रहे हैं, आज लौट के आए हैं सुबह सुबह राहुल गांधी, उसके बाद लगातार 17 तारीख की तैयारियों में वो लग गए हैं, जुट गए हैं। आज खबर ये भी आई कि राहुल गांधी ने पंजाब के लोगों से भी बातचीत की है। पंजाब में जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसमें 2 पार्ट में कांग्रेस पार्टी वहाँ दिखाई दे रही है। चन्नी गुट अलग है तो राजा वडिंग गुट अलग है, इसलिए पंजाब पे उनको तो खैर जल्दी से जल्दी निर्णय लेना होगा। लेकिन ओवरऑल जब आंदोलनों की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में राहुल गांधी का वहाँ आंदोलन, इसी बीच इधर अपील, तीसरी चीज़ जंतर मंतर पे लगातार पॉलिटिशियंस की नज़रें, कुछ लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उनकी निगाहें भी टिकी हुई हैं। क्या मायने रखता है जंतर मंतर का ये आंदोलन अगर ऐसे देखा जाए तो? अनम्यूट कर लीजिए प्रशांत जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आपने पंजाब का जिक्र किया। पंजाब पे हम लोग निश्चित तौर पे एक बड़ी चर्चा हम लोगों को करनी चाहिए, चाहे पॉडकास्ट में चाहे यहाँ पे। लेकिन पंजाब में राहुल गांधी ने अगर हस्तक्षेप किया तो अच्छी बात है, ज़रूरत थी। और ये बहुत कुछ जो पंजाब में सुर्खियों में आ रहा है ये करवाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के बाहर से भी हो रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी को अपना इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि कौन है, किसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं और ये क्यों हो रहा है। खैर देखिए, जो छात्रों का आंदोलन है जंतर मंतर से, उसका संदेश बहुत व्यापक है और देश में चला गया है। और छात्र पहले से ही नाराज है सरकार से, चाहे वो स्कॉलरशिप को कम करने को लेकर, चाहे छात्रों या अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, पेपर लीक को लेकर, तमाम सारी वजह हैं कि छात्र
पहले से ही लाठियां खा रहे हैं। अभी जंतर मंतर तो अभी हुआ है, छात्र तो बहुत पहले से ही। आप देखिए, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकल रहे थे तो भी ये मुद्दे थे पेपर लीक के, जी। और वो इलाहाबाद में लोगों से मिले भी थे, छात्रों से। तो कांग्रेस पार्टी तो छात्रों को लेकर आंदोलन कर ही रही है। हाँ, जंतर मंतर पे जो हो रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को अब ये हंगर स्ट्राइक को खत्म करने की, भूख हड़ताल को खत्म करने की अपील करनी चाहिए कि आप लोग स्वस्थ रहें, हम सब मिल के लड़ेंगे इनसे। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने वाली सरकार नहीं है, इनके अंदर नैतिकता का अभाव है और ये इस्तीफा नहीं होगा। दूसरा चीज़ देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के समय में, वो ये कि अभी नरेंद्र मोदी जी बाहर से आए हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया से, मेडल भी ले लिया। और ये सारी जो कवायद हो रही है, चार्टर प्लेन से बसों में भर भर के एनआरआईज को मेलबर्न में स्टेडियम में आपने रैलियां की हैं, और ये लगातार ये सिलसिला चल रहा है। ये पूरा मामला विश्वगुरु बनने का है। तो विश्वगुरु बाहर घूमने से नहीं बनता। अब देखिए कि मजाक उड़ रहा है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में। तो ये विश्वगुरु बाहर रैलियां करने से नहीं होता है। इस दुनिया में दो बड़े वास्तविक विश्वगुरु हैं, चीन और अमेरिका। कभी आपने देखा क्या कि चीन के राष्ट्रपति जाके रैलियां कर रहे हैं किसी और देशों में? जी जिनपिंग या डोनाल्ड ट्रंप? 85% वर्ल्ड ट्रेड डॉलर में होता है। ये होता है विश्वगुरु। गूगल, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब अमेरिका करता है। ये अपने घर में टेक्नोलॉजी, अपने घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर आप विश्वगुरु बनते हैं। ये बाहर जाके कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बने हुए मेडल लेकर या रैलियां करके विश्वगुरु कोई नहीं बनता है। चाइना अगर विश्वगुरु है, विश्वगुरु तो चाइना का वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। हमारे आमने सामने जो भी 10 चीजें होंगी अभी राजीव जी, चाहे वो लाइट होगी जो जिसके जरिए हम लोग बात कर रहे हैं, या कैमरा होगा या मोबाइल फोन होगा, वो चाइना की बनी हुई हैं। तो विश्वगुरु बाहर रैलियां करने से विश्वगुरु नहीं बनता है कि एम्बेसी के जरिए आप बसों से लोगों को ले आओ और विश्वगुरु बन जाओ। इस वक्त मोदी जी की स्थिति, चाहे वो इथेनॉल हो, चाहे वो राम मंदिर का चंदा चोरी हो, आर्थिक स्थिति हो, वो बहुत खराब है। और इसमें कांग्रेस को, अपो इंडिया गठबंधन को एक चार्जशीट डालनी चाहिए इनके खिलाफ, और खासकर चंदा चोरी में, चढ़ावा चोरी में डायरेक्ट प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। आप ही ने तो किया था ना ट्रस्ट को घोषित। फोटो फ्रेम में आप थे, मोहन भागवत थे, चंपत राय नहीं थे वहां। चंपत राय ने गैजेट नहीं जारी किया था, वो गृह मंत्रालय ने किया था। तो चंपत राय तो कठपुतली हैं, आपने उनको हटवा दिया। कोई अभी आपने कहा टिन्नू यादव को गिरफ्तार कर लिया, 8 लोग, ये लोग नहीं हैं, असली तो आप हैं। और इनको तो कांग्रेस पार्टी को जो है वो चिंता करनी चाहिए, एक चार्जशीट डालनी चाहिए इनके खिलाफ, और राम मंदिर के मुद्दे पर, चढ़ावा चोरी पर बोलना चाहिए। बिल्कुल। बड़े स्ट्रॉन्ग कांग्रेस पार्टी के पास आधार है कि माता वैष्णो देवी हो या विश्वनाथ मंदिर हो, दोनों एक्ट कांग्रेस की सरकारों में आए हैं और वहां से ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं आती। मॉडल है, तो वैसे एक्ट क्यों नहीं बनता इसके लिए? और एक आखिरी बात कि कांग्रेस ने पिछले 3 दिनों में 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पूरे देश में राम मंदिर के मामले में। 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम शहरों में। कितना देखा मीडिया में आपने? 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई पार्टी करे 3 दिन के अंदर, तो मीडिया में दिखाई देगा ना।
ये भी कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि उनकी जो मीडिया पॉलिसी है वो किस मीडिया के सहारे हैं, और उनकी अपनी मीडिया पॉलिसी अभी तक नहीं बन पाई है, जो हम लोग बार बार बात करते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही। 50 और कांग्रेस पार्टी को ये सोचना होगा कि आखिर मीडिया में क्यों नहीं है। और न सिर्फ वो सो कॉल्ड क्या पूरे कहा जाए, न सिर्फ गोदी मीडिया। इंटरव्यू जयराम रमेश जी ने अभी दिया है एक गोदी मीडिया को, आप लोगों ने देखा होगा। तो न सिर्फ गोदी मीडिया बल्कि ये जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस पर भी कितने हैं ये जो 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी देखना होगा। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस की खबरें जो हैं वो न सोशल मीडिया और न ही गोदी मीडिया, न ही वैकल्पिक मीडिया, उस पर नहीं आ रहा है, खबरें नहीं आ रही हैं। प्रशांत जी की आवाज़ बढ़ाइए। जी प्रशांत जी। उनके प्रवक्ता आपको तमाम टीवी चैनलों पर दिखाई देंगे। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी नहीं दिखाई देगी। कांग्रेस पार्टी जब कोई प्रोग्राम लेती है तब उसकी जो रैलियां हैं, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे मान लीजिए कि बहुत अच्छा हम लोगों ने बड़ी लाइव कवरेज किया कोटा के प्रोग्राम की, कितना दिखाया गोदी मीडिया ने कोटा को। तो प्रवक्ताओं के चेहरे दिखते हैं गोदी मीडिया पे, कांग्रेस पार्टी नहीं दिखती। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की एक मीडिया पॉलिसी, मीडिया आउटरीच इनका फॉल्टी है। इसकी विवेचना, और कोई तो, जैसे मान लीजिए राजीव जी, कल को हम ही लोग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एक काम करती है तो उसको रिव्यू करती है ना। और खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई मीडिया आउटरीच होती है तो हम लोग भी रिव्यू करते हैं, भाई कितना ट्रैफिक आया, कितने लोगों ने देखा, कितना रीट्वीट हुआ, कितने मीडिया हाउसेस ने इसको पहली खबर बनाई, सेकंड खबर बनाई। कोई रिव्यू पता नहीं, मुझे लगता है कि होता होगा, लेकिन उसके परिणाम क्या निकलते हैं वो मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं। और आखिर 50-50 ये आश्चर्यजनक है। 50-50 प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पूरे देश में कर रहे हैं राम मंदिर चढ़ावा मामले में, और उसके बाद मीडिया में इसका जिक्र नहीं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये किसी भी ढंग से थोड़े बहुत अगर 5%, 7%, 10% अगर है दिखाया गया और बाकी जगह नहीं दिखाया गया तो ये आश्चर्यजनक है। हम लोग तो कोशिश करते हैं, हम हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन और कितने लोग कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि तमाम प्रवक्ता बिल्कुल शाम से, अगर प्रशांत जी आप फ़ोन कीजिए किसी प्रवक्ता से कि शाम को 7 बजे न्यूज़ पॉइंट में बैठना है, तो वो कहेंगे नहीं जी हमारा अभी वहाँ बैठना है, उस गोदी मीडिया पे बैठना है, वहाँ बैठना है, उनके पास हमारे लिए आपके लिए समय नहीं है और हम खबर दिखाएंगे। चलिए खैर, ये हमारी अपनी स्ट्रेटजी है कि हमको खबर दिखानी है, हम दिखाते हैं। हम तो नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं, नेशनल। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ज़रा क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं, समय खत्म हो चुका है, हो रहा है 1 मिनट का वक्त है, लेकिन सुनील शुक्ला जी आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और समझ रहा हूं कि मीडिया को आप कितने नज़दीक से जानते हैं। एक लंबा अनुभव प्रधानमंत्रियों के साथ, राष्ट्रपतियों के साथ, विदेश यात्राएँ, देश में आकाशवाणी, बाकी चीज़ें सब कुछ है, टेलीविज़न, दूरदर्शन, रेडियो, सबको आपने देखा है। आपसे समझना चाहता हूँ कि ओवरऑल अगर 2-4 लाइनों में कहा जाए तो यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी विपक्ष के पास बहुत है, ये साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन कहाँ लैकुना कहाँ है? लेकुना केवल यह है कि विपक्ष इस मौके को एक राजनीतिक माहौल में बदलने में सफल नहीं हो रहा। लोग चाहते हैं विपक्ष के साथ खड़ा होना, लोग चाहते हैं कि विपक्ष को मजबूती दें, लेकिन वो राजनीतिक तौर तरीके से ही हो सकता है, राजनीतिक कार्यक्रमों के ही माध्यम से हो सकता है। जो गोदी मीडिया की आपने बात कही, गोदी मीडिया केवल कांग्रेस के साथ ही बर्ताव नहीं कर रहा है, उन सभी राजनीतिक दलों के साथ कर रहा है जो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ममता बनर्जी या टीएमसी को इसलिए ज्यादा कवरेज मिल जाती है कि ममता बनर्जी को कमजोर करना। बाकी जो इन राजनीतिक दलों के द्वारा सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जो अगर कोई राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है,
उसको जगह नहीं देता हो, किसी दल का हो। लेकिन ये जरूर आपने बिल्कुल सही कहा, आप कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, आप समाजवादी पार्टी को फोन कीजिए कि साहब हमारे कार्यक्रम में आप एक विषय पर आपका वक्तव्य चाहिए, आप अपना प्रवक्ता दे दीजिए। कोई समय नहीं देंगे, वो मिलेंगे ही नहीं। आप और गोदी मीडिया के लिए उनके पास पर्याप्त समय है। किसी भी राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी राजनीति कर रहे हैं उनकी बात आप कर लीजिए। आप आरजेडी खोजिए, वहां भी आपको प्रवक्ता नहीं मिलेंगे। हो सकता है वामपंथी दलों में मिल जाए, या उनका नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि उनका शुभचिंतक मिल जाए, उनका समर्थक मिल जाए। ये स्थिति तो ही है। लेकिन यह भी है कि तमाम कोशिशों के बावजूद, मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत स्थान न पाए जाने के बावजूद, जो सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव है वो कमजोर कहीं नहीं है। अगर ये कमजोर होता तो टिकट बंटवारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में एक नाराजगी नहीं दिखती। यह नाराजगी 2014-2019 तक नहीं दिखाई पड़ रही थी कहीं। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक लोग जो सड़कों पर उतारे, आप कल्पना नहीं कर सकते थे इसकी। किसी के पास साहस नहीं था। पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं को पार्टी के मुख्य धारा से अलग कर दिया गया, कहीं कोई रिएक्शन नहीं हुआ। जिस राकेश आडवाणी ने, जिस डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने तमाम संघर्षों में भी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ को जीवित रखा, उन लोगों को भी जब दरकिनार कर दिया गया, 5 आदमी देश के किसी कोने में बोलने वाला नहीं था कि यह नहीं चलेगा, ये इस तरह का बर्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आज ये कम से कम है कि लोग बोल रहे हैं, लोग अपनी बात कर रहे हैं। हालांकि वो भी एक सीमा के बाद बोलना बंद कर देते हैं, उसके बाद भी उनकी बोलने की ताकत नहीं रह जाती। तो जो रवैया मीडिया का है वो तो लगातार इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं, और यही कारण है कि मीडिया की विश्वसनीयता कम होती चली जा रही है। मीडिया के लोगों का जिसको हम और आप मेन स्ट्रीम कहते हैं, या गोदी मीडिया इसको संज्ञा दिया गया, उनका सार्वजनिक स्थलों पर विरोध हुआ, आज भी हो रहा है। वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, बिल्कुल दूर दूर तक इसे कल्पना नहीं कर सकते थे, वही स्थिति है। खैर, अंतिम बात केवल ये है जो सोनम वांगचुक के साथ, कि ठीक है, सोनम वांगचुक का जीवन महत्वपूर्ण है। विपक्षी दलों की भी ये जिम्मेदारी बनती है, सरकार पहल करे या न करे, विपक्षी दलों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनसे उनका अनशन समाप्त करने की अपील करें। एक ऐसी कोशिश करें कि उनका अनशन समाप्त हो, और समाज के, सरकार के लिए भले उनका जीवन महत्वपूर्ण हो या ना हो, समाज के लिए, इस देश के लिए उनका जीवन महत्वपूर्ण है। इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस प्रोग्राम के समापन के तुरंत बाद आप पॉडकास्ट देखिए, जिसमें ऑलरेडी बता चुका हूं कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से लेकर देश के अलग अलग, चाहे वो सीजेपी का मामला हो, चाहे वो इधर न्यायपालिका में जो कुछ चल रहा है उसका मामला हो, बहुत सारे अलग अलग मामले, और उन मामलों पर एक गहन चिंतन और एक गहरी बातचीत इस पॉडकास्ट में आप अभिषेक मनु सिंघवी के साथ आप देखेंगे। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सीधे आपको ले चलेंगे उधर, पॉडकास्ट आप देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलिंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े तमाम साथी आप सबका। हमारे साथ जुड़े थे स्वामी जी भी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और इकरार भी जुड़े थे। आप तमाम साथियों, आप सबका भी